डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1941 से 1950 तक। कामा जजीरे के सूखे हुए जंगल के अंदर मिरेकल के अराकीन जजीरे के मरकज के करीब वाक़े वादी की तरफ बढ़े। नायब गिल्ड लीडर, मुझे ब्लैक फुलियम के निशानात मिल गए हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो पहले यहाँ से गुजर चुका है। इस बात का कवी इम्कान है कि वो वादी में हमसे आगे है। अगरचे यहाँ का इलाका पेचीदा है, लेकिन ये एक बंद रास्ता भी है। जब तक हम वादी के खारजी रास्ते को घेरे में रखेंगे वो बचकर नहीं जा सकेगा। खाकिस्तरी लिबास में मलबूस कातिल ने जमीन पर मौजूद निशानात को देखकर मुस्कुराते हुए कहा और फिर आगे वादी की तरफ इशारा किया। मिरेकल ने पहले ही जादुई दायरों के जरिए जजीरे को सील कर दिया था, इसलिए खिलाड़ी फरार होने के लिए रिटर्न स्क्रोलिज फौरी हरकत के जादुई स्क्रोलिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दूसरे लफ्जों में, कामा जजीरे से निकलने का वाहिद रास्ता पैदल चलना था। अगरचे सैफ अली के पास वादी के पेचीदा इलाके के अंदर से गोरीला हरबे इस्तेमाल करने की सलाहियत मौजूद थी, लेकिन इसने अपनी वापसी का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर सैफ अली का सामना महज चंद हजार खिलाड़ियों से होता तो शायद ये कोई नुकसानदेह बात न होती, लेकिन जो चीज उसकी मुंतजिर थी वो 30,000 की फौज थी। इतनी बड़ी फौज वादी के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने के लिए काफी से ज्यादा थी। सैफ अली के पास गोरीला जंग की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। जैसे ही वो खुद को जाहिर करेगा, इसे घेर कर मार दिया जाएगा। बहुत खूब। चूंकि ब्लैक फुलियम मरने के लिए इतना बेताब है, तो हम उसकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। खारजी रास्ते की हिफाजत के लिए 52 खिलाड़ियों को छोड़ दो, बाकी सब वादी की तलाशी ले, कोई कसर न छोड़ी। 1000 मालिस ने दूर तारीक वादी को देखते हुए गरज कर कहा। याद रखें, जैसे ही आप उसे देखें, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैं चाहता हूं कि सब जान लें कि जब आप मिरेकल से दुश्मनी मोल लेते हैं तो क्या होता है। मैं ब्लैक फुलियम को मारने वाले को एक एपिक इक्विपमेंट का इनाम भी दूंगा। मिरेकल को सैविज गार्ड आइलैंड की जंग में नुमाया नुकसानात का सामना करना पड़ा था, और अगरचे उन्होंने अपना हदफ हासिल कर लिया था, यानी सैविज गार्ड की मीरास को महफूज कर लिया था, लेकिन मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स को वाटर घोस्ट लीजन की इबरतनाक शिकस्त और दर्जनों बहरी जहाजों के नुकसान का इल्म हो गया था। इससे गिल्ड्स के दरमियान मिरेकल के वकार को ठेस पहुंची थी। अब जबकि सैफ अली इसके गिल्ड के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा था, 1000 मालिस इस शख्स को कत्ल करने के लिए पूरी तरह तैयार था, ताकि इस मौका को इस्तेमाल करते हुए गिल्ड की खोई हुई साख को किसी हद तक बहाल किया जा सके। जब मिरेकल के अराकीन ने 1000 मालिस के अहकामात सुने तो वो जोश से भर गए। अगरचे अब तक गार्ड्स डोमेन में बहुत से एपिक हथियार और आलात मिल चुके थे, लेकिन मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी ऐसी अशिया को एक अयाशी समझती थी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम और सफन अव्वल के माहिरीन के अलावा गिल्ड के खिलाड़ियों के पास एपिक दर्जे की चीज इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं था। अब जबकि उनके पास सैफ अली को मारकर एक एपिक इक्विपमेंट हासिल करने का मौका था, तो वो पुरजोश क्यों ना होते। 1000 मालिस की कमान में मिरेकल के अराकीन तेजी से वादी में दाखिल हुए और जजीरे का कड़ी नजर से कोना कोना छान मारा। हर किसी को उम्मीद थी कि सैफ अली उनके सामने आ जाएगा। मिरेकल के अराकीन की तलाशी शुरू करने के कुछ ही देर बाद उनके ऊपर एक ताकतवर तूफान बर्पा हो गया। बेशुमार खलाई दरारों ने तारीक आसमान को चीर कर रख दिया। ये देखकर मिरेकल के अराकीन की रफ्तार धीमी हो गई और वो रुककर अपने ऊपर का मंजर देखने लगे। जब वो सब हैरान थे कि क्या हो रहा है, तो मुताद्दिद खलाई दरारें आपस में मिलकर एक बहुत बड़े ब्लैक होल में तब्दील हो गईं, जो कामा जजीरे के तकरीबन निस्फ के बराबर था। फिर तारीकी की तवानाई बाहर निकली, जिसने ब्लैक होल के अर्द गिर्द की जगह को गदला और पुरतशद्दुद बना दिया। एक खलाई रास्ता। 1000 मालिस, जो गार्ड्स डोमेन के बारे में काफी इल्म रखता था, ने इस ब्लैक होल को उन खलाई रास्तों के मुशाबे पाया जो उसने पहले देखे थे। बस फर्क यह था कि कामा जजीरे के ऊपर वाला रास्ता बहुत बड़े पैमाने पर था। जब 1000 मालिस जजीरे के ऊपर नमूदार होने वाले खलाई रास्ते के बारे में सोच रहा था, तो इस रास्ते से कान फाड़ देने वाली धाड़ें सुनाई देने लगीं। फिर गहरे सिया छिलकों में लिपटा हुआ एक प्रों वाला इफरीत खलाई रास्ते से बाहर निकला। जैसे ही ये छिलकों वाला इफरीत नमूदार हुआ,
मिरेकल के अराकीन ने मौत के खतरे को अपने सरों पर मंडलाते हुए महसूस किया। जब कुछ खिलाड़ियों ने छिलकों वाले इफरीत पर अपनी शनाख्ती महारतों का इस्तेमाल किया तो वो हाँफने पर मजबूर हो गए। ये इफरीत दरअसल एक लेवल 160 का लॉर्ड था। ये कैसे मुमकिन है? इतना ताकतवर इफरीत क्यों नमूदार हुआ है? जब इन खिलाड़ियों को छिलकों वाले इफरीत की शनाख्त मालूम हुई तो उनके ख्यालात अफरा तफरी का शिकार हो गए। एक लॉर्ड दर्जे का इफरीत शायद कोई सख्त हरीफ ना हो क्योंकि वो सिर्फ 1-2 खिलाड़ी के बराबर था, लेकिन एक लेवल 160 का इफरीत मौजूदा खिलाड़ियों के लिए बुनियादी तौर पर नाकाबिले तस्खीर था। जब फौज इस अचानक पेशरफ्त पर दंग थी तो ब्लैक होल से एक और छिलकों वाला इफरीत नमूदार हुआ। दूसरा इफरीत न सिर्फ पहले से बहुत बड़ा था बल्कि इसका रोब भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। मामलात को मजीद खराब करने के लिए मजीद छिलकों वाले इफरीत उसके पीछे पीछे खलाई रास्ते से गौल दर गौल बाहर निकलने लगे। 1, 2, 3। जब तक उन इफरीतों ने कामा जजीरे के ऊपर आधे आसमान को ढांप लिया, मिरेकल के अराकीन खौफजदा होने से लेकर मुकम्मल मायूसी का शिकार हो चुके थे। एक लेवल 160 का लॉर्ड उनकी 30,000 अफराद पर मुश्तमिल फौज का सफाया करने के लिए काफी था, चाहे कि ऐसे इफरीतों की पूरी फौज हो। पीछे हटो, सब फौरन पीछे हट जाएं, 1000 मालिस ने अपनी बदहवासी से बाहर आते हुए चलाया। बदकिस्मती से जब तक 1000 मालिस ने हुक्म जारी किया, छिलकों वाले इफरीत वादी में मौजूद खिलाड़ियों पर उतर चुके थे। उन्होंने मिरेकल के अराकीन को फरार होने का कोई मौका नहीं दिया। लेवल 160 के लॉर्ड्स ने न सिर्फ बेमिसाल ताकत के साथ हमला किया बल्कि उनकी रफ्तार भी इतनी ही जबरदस्त थी। पलक झपकते ही मिरेकल के कई सौ अराकीन रोशनी की लकीरों में तब्दील होकर जजीरे से गायब हो गए। जब तक मिरेकल की फौज वादी से फरार हुई, कई हजार खिलाड़ी मर चुके थे और मारे जाने वालों में बहुत से ट्रदो के माहिरीन भी शामिल थे। जब मिरेकल के अराकीन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो 1000 मालिस ने पहाड़ की चोटी पर एक शख्स को देखा। वो इस शख्स से बहुत वाकिफ था। वो कोई और नहीं बल्कि सैफ अली था। एक गैर मुतालिका राहगीर की तरह सैफ अली लापरवाही से नीचे होने वाले कल्न आम का नजारा कर रहा था। लानत हो, ये जरूर वही होगा। इस खलाई रास्ते को खोलने का जिम्मेदार वही होगा। ये मुमकिन ही नहीं कि इन इफरीतों की आमद महज एक इत्तेफाक हो। जब 1000 मालिस ने सैफ अली को देखा तो उलझन और गुस्से ने इसे मगलूब कर लिया। उसने दरअसल उन इफरीतों को सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि मिरेकल को मानाटाइट की रग चुराने से रोका जा सके, ताकि किसी को भी उसे हासिल करने से रोका जा सके। पागल, वो यकीनन पागल है। चैप्टर 1942। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? कामा जजीरे के ऊपर मौजूद खलाई रास्ते से अब भी इफरीतों का सैलाब उमड़ रहा था। मजीद बरा जैसे जैसे गौल बढ़ता गया, ब्लैक होल से ज्यादा ताकतवर इफरीत नमूदार होने लगे। शुरू में सिर्फ लॉर्ड्स सामने आए थे, लेकिन फिर ग्रेट लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स भी आना शुरू हो गए। अब इस रास्ते से मते का इफरीत भी नमूदार हो गए। ताजा गोश्त देखने वाले भूखे भेड़ियों की तरह ये इफरीत नमूदार होते ही फरार होने वाले मिरेकल के अराकीन पर टूट पड़े। लेवल 160 के लॉर्ड्स मिरेकल के अराकीन को फौरी तौर पर मारने के लिए काफी थे। आला सतह के ग्रेट लॉर्ड, ग्रैंड लॉर्ड और मते का दर्जे के इफरीतों का तो जिक्र ही किया। अगरचे 1000 मालिस का हुक्म मिलते ही मिरेकल के अराकीन बखर कर भाग गए थे, लेकिन उड़ने वाले इफरीत इतने तेज थे कि उनसे आगे निकलना नामुमकिन था। मिरेकल की पसपाई शुरू होने के चंद सेकंड्स के अंदर 3000 से ज्यादा अराकीन रोशनी की लकीरों में तब्दील होकर गायब हो चुके थे। नायब गिल्ड लीडर, ये इफरीत इन अराकीन का भी पीछा कर रहे हैं जो वादी से निकल चुके हैं। उन पर कोई इलाकाई पाबंदियां नहीं है। इफरीतों की फौज जिस तेजी से बढ़ रही है, मुझे डर है कि साहिल तक पहुंचने से पहले ही वो हमें नीस्तो नाबूद कर देंगे। साइलेंट मार्श ने इफरीतों से भरे आसमान को संजीदा तासुरात के साथ देखते हुए कहा। ऊपर मौजूद ब्लैक होल से लातादाद इफरीत उड़कर बाहर आ रहे थे और अगरचे उनकी अफवाज तकसीम हो चुकी थीं, लेकिन इफरीतों को उन सब का सफाया करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर 30,000 खिलाड़ी सिर्फ इलियट अराकीन पर मुश्तमिल होते तो मिरेकल का नुकसान इतना शदीद न होता जिससे गिल्ड के कामों को नुमायां नुकसान पहुंचता। अगर वो सब मर जाते, लेकिन इन खिलाड़ियों में से 400 से ज्यादा ट्रदो के माहिरीन थे। अगर ये खिलाड़ी भी मारे गए, हम रास्ता नहीं बना सकते।
ऐसा लगता है कि हमारे पास जजीरे पर मौजूद महर को हटाने के लिए मैजिक ब्रेकर स्क्रोल इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा नहीं है। थाउजेंड मालिज ने अपने गिल्ड के साथियों को एक के बाद दीगरे मरते देखकर दांत पीसते हुए कहा, मार्च, हमारे एलियट अराकीन को हिदायत करो कि वो इफरीतों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। जैसे ही मैं महर हटाऊं, हमारे गिल्ड के माहिरीन से कहो कि वो जल्द अज जल्द यहां से निकलने के लिए रिटर्न स्क्रूल्स का इस्तेमाल करें। गार्ड्स डोमेन में बहुत कम जादुई स्क्रूल्स इलाकाई मोहरों को हटाने की सलाहियत रखते थे। यहां तक कि मिरेकल जैसे सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड ने भी अब तक सिर्फ 6 ही हासिल किए थे। आमतौर पर ये स्क्रूल्स जान बचाने वाले आलात के तौर पर महफूज रखे जाते थे ताकि दीगर सुपर पावर्स को उनकी अहम अफवाज पर घात लगाकर हमला करने से रोका जा सके। चूंकि वो मिरेकल के नायब गिल्ड लीडर्स में से एक था, इसलिए इसे इन स्क्रूल्स में से एक मुख्तस किया गया था। अगर वो इसे अब इस्तेमाल करता है तो उसे दूसरा हासिल करने से पहले एक तवील अरसा इंतजार करना पड़ेगा। ताहम वो अपने गिल्ड के इतने सारे ट्रदो माहिरीन के खतरे में होने की वजह से कुछ भी बचा कर नहीं रख सकता था। समझ गई, साइलेंट मार्श ने सर हिलाया, जिसके बाद थाउजेंड मालिज ने अपने बैग से एक कदीम सुनहरी जादुई स्क्रोल निकाला और उसे फ़ाल करना शुरू कर दिया। जवाब में खिले हुए स्क्रोल से एक सुनहरी रोशनी का सुतून उड़ा और उसने कामा जजीरे को घेरे हुए पोशीदा जादुई रुकावट को चीर दिया। जादुई रुकावट टूट गई और जजीरे पर मौजूद खिलाड़ी एक बार फिर टेलीपोर्टेशन के मंत्र और आलात इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे ही जादुई महर खत्म हुई, मिरेकल के अराकीन ने सिक्का सांस लिया। रुकावट के खत्म होने के बाद उन्हें जजीरे से फरार होने के लिए अपने पैरों पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। एक बार जब उन्हें कोई महफूज मकाम मिल जाए तो वो रिटर्न स्क्रोल का इस्तेमाल करके इस डरावने ख्वाब से निकल सकते थे। ताहम जैसे ही मिरेकल के बहुत से माहिरीन ने इस मनहूस जजीरे से फरार होने के लिए अपने रिटर्न स्क्रूल्स को फाल किया, स्क्रूल्स की लोडिंग बार्स में खलल पड़ गया। ये क्या हो रहा है? मैं टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं, हम अब भी जादुई महर के असरात में हैं। लेकिन क्या हमने रुकावट नहीं हटाई थी? इस पेशरफ्त ने मिरेकल के फरार होने वाले माहिरीन को उलझन में डाल दिया। यहां तक कि थाउजेंड मालिस, जिसने अभी मैजिक ब्रेकर स्क्रोल इस्तेमाल किया था, वो भी हैरान रह गया। नायब गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम को देखें। मुझे लगता है कि इसने अभी एक जादुई महर इस्तेमाल की है, तेज बीनाई वाले एक रेंजर ने पहाड़ और सैफ अली की तरफ इशारा करते हुए ऐलान किया। ये सुनकर थाउजेंड मालिस तेजी से सैफ अली की तरफ घुमा। तलवारबाज के गिर्द मुताद्दिद जादुई दायरे मंडला रहे थे, जो सब के सब कामा जजीरे को सेल करने के लिए जाहिर हुए थे। ब्लैक फुलियम, तुम मौत को दावत दे रहे हो? थाउजेंड मालिस की नजरें सर्द थीं जब उसने सैफ अली को घूरा। इसकी गजबनाक गरज पूरी वादी में गूंज उठी। वादी में मौजूद मिरेकल का हर रुकन सैफ अली को नफरत और कत्ल के इरादे से घोर रहा था। वो पहले ही अपना वाहिद मैजिक ब्रेकर स्क्रोल इस्तेमाल कर चुके थे, इसलिए अगर एक और जादुई महर ने जजीरे को घेर लिया तो सिर्फ मौत ही उनकी मुंतजिर थी। मौत को दावत दे रहा हूं, थाउजेंड मालिस के गजबनाक तासुरात देखकर सैफ अली हंसे बगैर न रह सका और उसने जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर मैं दे रहा हूं? दरअसल सैफ अली कामा जजीरे पर ईबस पैसेज नहीं खोलना चाहता था। एक बार जब ये खुल जाता तो ये इस इलाके को मुतासिर करता और कदीम अलिफाबसिल बुक के मालिक यानी इसके अपने सवा पाताल के इफरीत हन निगाह में मौजूद हर खिलाड़ी का शिकार करते। अलिफाबसिल पैसेज को फाल करने से मानाटाइट की रग के लिए इसके मंसूबे बहुत मुतासिर हुए थे। अगरचे सैफ अली को मानाटाइट की रग के बारे में मालूमात के इफ्शा होने की तवक्को थी और उसने कुछ जवाबी तदाबीर भी तैयार कर रखी थीं, लेकिन इसे इतनी जल्दी ऐसा होने की तवक्को नहीं थी। मजीद बरा, मिरेकल का इरादा बातचीत करने के बजाय रग को अपने कब्जे में लेने का था। वो दुश्मन गिल्ड के साथ शाइस्तगी बरतने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। वो मिरेकल को जीरो विंग की मानाटाइट की रग चुराने की कोशिश की कीमत सिखाएगा। ब्लैक फुलियम, क्या तुम वाकई सोचते हो कि मिरेकल तुम्हें इसके लिए मुआफ कर देगा? थाउजेंड मालिस ने सेल करने वाले जादुई दायरे को मुकम्मल होते देखकर धमकी दी। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे पूरे गिल्ड को मिरेकल के गजब का सामना करना पड़ेगा। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मिरेकल के बहुत से माहिरीन कामा जजीरे पर मौजूद हैं। हमारा गिल्ड लीडर मुबालगा आराई नहीं कर रहा। अगर आप कामा जजीरे पर महर मुकम्मल करते हैं तो मिरेकल जीरो विंग को तबाह करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। साइलेंट मार्श ने सैफ अली को कायल करने की कोशिश।
चूंकि अपने जीरो विंग को इसकी मौजूदा ताकत तक पहुंचाया है, इसलिए आपको मुख्तलिफ सुपर पावर्स की ताकत को समझना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा गिल्ड कितना ताकतवर है। क्या आप वाकई मिरेकल को अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं? जीरो विंग पहले ही गार्ड्स डोमेन में एक काबिले जिक्र कुव्वत बन चुका था, लेकिन मिरेकल जैसे आला दर्जे के सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड के लिए ये अब भी एक मामूली हरीफ था। गिल्ड की मुताद्दिद खिलाफ वर्जियों के बावजूद मिरेकल के अब तक जीरो विंग के खिलाफ ना होने की वाहिद वजह ये थी कि इसके पास अपने वक्त और वसाइल के साथ करने के लिए बहुत बेहतर काम थे। ताहम अगर मिरेकल ने जीरो विंग के खिलाफ अपनी ताकत मरकूज कर दी तो गिल्ड को गार्ड्स डोमेन से हटाना मुश्किल नहीं होगा। अब लोग वाकई दिलचस्प हैं। अब वाज़े तौर पर मुसीबत की तलाश में आए थे, फिर भी अब यहाँ जीरो विंग को बुरा साबित कर रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि हमारा गिल्ड हमसे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रहा। मिरेकल के अराकीन यकीनन एकतरफा खेल खेलने में माहिर हैं। सैफ अली हंसा। मैं एक बार फिर अपनी बात दोहराता हूं, तो क्या हुआ अगर मैं हूं? चैप्टर 1943 जीरो विंग का गजब। ब्लैक फुलियम, तुम हद से गुजर रहे हो। थाउजेंड मालिज ने जल्दी से चलाया जब उसे एहसास हुआ कि सैफ अली जादुई दायरे को मनसूख करने का कोई इरादा नहीं रखता। अब हमारे पास मानाटाइट की रग लेने की ताकत नहीं रही। हम अपने कई हजार इलेट्स को भी खो चुके हैं। अगर तुम कामा जजीरे के गिर्द रुकावट मुकम्मल कर लेते हो तो तुम उन इफरीतों को हमें मारने के लिए इस्तेमाल कर सकोगे, लेकिन सिर्फ एक बार। ताहम इसके बदले में जीरो विंग को मिरेकल के मुकम्मल गजब का सामना करना पड़ेगा। गजब। सैफ अली थाउजेंड मालिस पर हंसे बगैर न रह सका। मुझे नहीं मालूम कि मिरेकल का गजब कितना खौफनाक है, लेकिन पहले तुम्हें जीरो विंग के गजब का मजा चखना चाहिए। सैफ अली की आवाज पूरी वादी में गूंज उठी और उसके लहजे में मौजूद बेहिस्सी और कत्ल के इरादे से मिरेकल के अराकीन की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली इतना बेरहम होगा। उसने दरअसल उनकी मौत को यकीनी बनाने के लिए अपने गिल्ड की हिफाजत को नजरअंदाज कर दिया। पागल। वो जरूर पागल होगा। वो हमें भी अपने साथ ले डूबना चाहता है। गार्ड्स डोमेन में ऐसा गिल्ड लीडर कैसे हो सकता है? मिरेकल के अराकीन सैफ अली को घूरते हुए हैरान थे। मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के गिल्ड लीडर्स गार्ड्स डोमेन में अपने गिल्ड की बका को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन कुछ भी कर गुजरते थे। वो अक्सर वसीतर मुफाद के लिए अपने जाती जज्बात को बालाए ताक रख देते थे। दूसरी तरफ सैफ अली को जीरो विंग की बका की जरा भी परवाह नहीं थी और वो मुकम्मल तौर पर अपने जज्बात की बुनियाद पर काम कर रहा था। ताहम सैफ अली ने झूठ नहीं बोला था। अगरचे उन्हें यकीन नहीं था कि मिरेकल किस तरह जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन उन्हें यकीन था कि उन्हें अभी जीरो विंग के गजब का सामना करना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत ही खूब। चूंकि तुम लड़ना चाहते हो तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। थाउजेंड मालिस ने चलाया। इसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं। सब लोग मेरे हुक्म पर ध्यान दो। अपनी पूरी ताकत के साथ ब्लैक फुलियम पर हमला करो। जादुई महर को फाल होने में काफी वक्त लगता है। अगर हम इसके अमल में खलल डाल सकें तो वो जजीरे को सेल नहीं कर सकेगा। मैं जाती तौर पर ब्लैक फुलियम को मारने वाले को एक एपिक इक्विपमेंट तोहफे में दूंगा। नायब गिल्ड लीडर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी मौत अभी यकीनी नहीं है। जब तक हम ब्लैक फुलियम में खलल डाल सकते हैं, हमारे पास बचने की उम्मीद बाकी है। अगर हम ब्लैक फुलियम को मार देते हैं तो हमें एक एपिक इक्विपमेंट भी मिलेगा। दुरुस्त। इस जंग का नतीजा अभी तय नहीं हुआ है। हमारे पास अब भी लड़ने का मौका है। ब्लैक फुलियम को मार दो। थाउजेंड मालिस के अहकामात सुनकर मिरेकल के अराकीन जान गए थे कि उनकी बका की वाहिद उम्मीद अपनी पूरी ताकत के साथ सैफ अली पर हमला करने से वाबस्ता है। बसूरत दीगर, इनमें से किसी को भी कामा जजीरे से जिंदा निकलने का नहीं सोचना चाहिए। खुशकिस्मती से जादुई महर को मुकम्मल होने में 2 मिनट दरकार थे। उनकी किस्मत पूरी तरह खराब नहीं हुई थी। जैसे ही उनका हौसला बहाल हुआ, मिरेकल के अराकीन ने अपने अर्द गिर्द मौजूद पाताल के इफरीतों को नजरअंदाज करते हुए सैफ अली की तरफ धावा बोल दिया। इनके जहनों में सिर्फ एक ही चीज थी और वो सैफ अली की मौत थी। अपनी नींद से बेदार होने वाले जंगली दरिंदों की तरह बाकी मानदा 20,000 से जायद खिलाड़ियों का रोब भड़क उठा जब उन्होंने अपने हरीफ पर दांत पैसे थे। मौत के मुंह में भी जवाबी कार्रवाई। सैफ अली ने करीब आते हुए हुजूम पर तंज किया। वो खलाई रास्ते के बिल्कुल नीचे खड़ा था
और जैसे ही मिरेकल के अराकीन करीब आते उनका सामना मजीद पाताल के इफरीतों से होता। मौजूदा खिलाड़ियों की ताकत के साथ इन इफरीतों पर हमला करना खुदकुशी के मुतरादिफ था, लेकिन मिरेकल के खिलाड़ी जुनून में मुब्तला थे। उन्होंने सैफ अली पर हमला करते वक्त हर कीमत को नजरअंदाज कर दिया और यहां तक कि जब उनके साथी उनके पहलू में गिरे तब भी उन्होंने अपने हदफ से नजरें नहीं हटाई। सब लोग इसे जारी रखें। ब्लैक फुलियम अब भी जादुई दायरे को फाल कर रहा है और हरकत नहीं कर सकता। अगर हम में से एक भी इस तक पहुंच गया तो फतह हमारी होगी। साइलेंट मार्श ने अपनी फौज को इकट्ठा करते हुए पुकारा। अगरचे एक जादुई महर ताकतवर होती थी, लेकिन इसमें एक वाज़ेह खामी थी। इसे फाल करने वाले खिलाड़ी को एक महफूज जगह पर रहना पड़ता था। अगर जादू करने वाला जरा सा भी हरकत करता तो अमल में खलल पड़ जाता और वो नाकाम हो जाता। अगरचे उनके और सैफ अली के दरमियान वाकई बहुत से पाताल के इफरीत मौजूद थे, लेकिन कामा जजीरे पर मिरेकल के खिलाड़ियों की तादाद इफरीतों से कहीं ज्यादा थी। अगरचे पाताल के इफरीतों की तवज्जो हटाने की कीमत काफी ज्यादा थी, लेकिन यह मुमकिन था और उससे चंद खिलाड़ियों को बचकर निकलने और अपने हदफ तक पहुंचने का मौका मिल जाता। यकीनन कुछ ही देर बाद 7 खिलाड़ी पाताल के इफरीतों का घेरा तोड़ने में कामयाब हो गए और जीरो विंग के गिल्ड लीडर के 60 गज के दायरे में पहुंच गए। अगरचे मैं हरकत नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब भी अपनी महारतों और मंत्रों का इस्तेमाल कर सकता हूं। करीब आते दुश्मनों को देखकर सैफ अली ने फौरन चैनलिंग फील्ड को फाल कर दिया। जैसे ही चैनलिंग फील्ड फाल हुआ, मिरेकल के 7 अराकीन ने फौरन अपने जिस्मों में एक सर्दी महसूस की। उनकी हरकत की रफ्तार और हमले की रफ्तार दोनों में नुमायां कमी वाक़ई हुई। इससे पहले कि मिरेकल के अराकीन सैफ अली के 40 गज के दायरे में आ पाते, जमीन से बर्फ की काशें फट पड़ी जो 7 खिलाड़ियों से टकराईं और उनके सरों के ऊपर दसियों हजार का नुकसान जाहिर हुआ। कामा जजीरे पर माना इंतहाई कम था, जिसने खिलाड़ियों की जंगी ताकत को महदूद कर दिया था, और चैनलिंग फील्ड की हरकत की रफ्तार में कमी के साथ मिरेकल के 7 खिलाड़ियों के लिए बर्फ की काशों के हमलों से बचना नामुमकिन हो गया। पलक झपकते ही इन हमलों ने 2 खिलाड़ियों को मार डाला। सिर्फ 5 रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन ही मौत से बचने में कामयाब हो सके। ताहम अगरचे 5 रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन ने सैफ अली के हमलों की पहली लहर से बचाव कर लिया था, लेकिन तलवारबाज का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही हमलों के एक मुसलसल सिलसिले ने उन पर बमबारी की, रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन अपनी पेश कदमी रोकने और दिफा पर तवज्जो मरकूज करने पर मजबूर हो गए। बदकिस्मती से उन्हें अब भी वक़्ता फ़ौक़ता ज़रबें लग रही थीं और उनकी HP मुसलसल कम हो रही थी। आखिरकार वो 5 अपने हदफ के 20 गज के दायरे में पहुंचने से पहले ही मर गए। अगरचे रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन फर्स्ट रेट गिल्ड्स में खौफनाक वजूद थे, लेकिन उनकी बचाव और दिफाई चालें सैफ अली के सामने गैर मियारी थीं। मरो। जिसके बाद सैफ अली ने मिरेकल के अराकीन के एक के बाद एक गिरोह पर हमला किया और अपने हमले की जद में आने वाले हर खिलाड़ी को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इनमें से कोई भी सैफ अली के 10 गज के दायरे में नहीं आ सका। ये देखकर मिरेकल के जिंदा बच जाने वाले अराकीन हक्का बका रह गए। जब साइलेंट मार्च तलवारबाज के 50 गज के दायरे में आई तो उसने अपनी पेश कदमी रोकी और एक सिंगल टारगेट 4 का जारहाना जादुई स्क्रॉल निकाला। फिर सैफ अली के गिर्द घूमने वाले हुआ के बेशुमार ब्लेड बन गए। साइलेंट मार्च के कंट्रोल में हुआ के इन ब्लेड्स ने बेहरकत गिल्ड लीडर पर बमबारी की। बूम 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 मुसलसल धमाके हुए और उनके नतीजे में पैदा होने वाली सदमाती लहरों ने धूल और मिट्टी को हवा में उड़ा दिया। वो बिलाखिर मर गया। साइलेंट मार्च ने सैफ अली की जगह को धूल के बादल में घिरा देखकर सिक्का सांस लिया। इसने तलवारबाज के 50 गज के दायरे में आने और अपने हरीफ की नजरों में आए बगैर जादुई स्क्रॉल इस्तेमाल करने का मौका तलाश करने के लिए अपने गिल्ड के साथियों की एक बड़ी तादाद को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। लेकिन जब धूल छटी तो उसने सैफ अली के गैर महफूज और सही सलामत वजूद को जाहिर किया। सुनहरी इलाही राउनस उसके जिस्म के गिर्द घूम रहे थे, जो उसे बैरूनी दुनिया से अलग कर रहे थे। ये राउनस 7 ल्यूमैनरेज रंग के अलिफाबसलवट डिफेंस का नतीजा थे। ताहम रावेन रुकावट के बजाय हर किसी की तवज्जो सैफ अली के गिर्द मौजूद गहरे सिया जादुई दायरों पर थी। दायरे मुकम्मल हो चुके थे और उन्होंने कामा जजीरे को सेल कर दिया था। चैप्टर 1944 थाउजेंड मालिस का कत्ल। तुम मुकम्मल तौर पर बने हुए जादुई दायरों को देखकर थाउजेंड मालिस का रंग पीला पड़ गया। मैजिक ब्रेकर स्क्रॉल जैसे जादुई स्क्रूल्स ही जादुई महर को मुकम्मल होने के बाद
और उसकी मुद्दत खत्म होने से पहले हटाने का वाहिद तरीका थे। सब खत्म हो गया, हम तबाह हो गए। जब मिरेकल की बाकी मानदा फौज ने जादुई रुकावट को आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर फैलते देखा तो वो परेशान हो गए। हजारों पाताल के इफरीत पहले ही खलाई रास्ते से निकल चुके थे। उन्होंने सोचा था कि जब वो सिर्फ चंद सौ थे तो उनकी तबाही से पहले जजीरे के साहिल तक पहुंचना मुमकिन होगा, लेकिन वो उम्मीद खत्म हो चुकी थी। जब फौज अपनी मायूसी के आगे घुटने टेक चुकी थी तो मिरेकल के कई सौ मजीद अराकीन मर चुके थे। खिलाड़ी सिर्फ इस वक्त अपनी बदहवासी से बाहर आए और पागलों की तरह भागने लगे जब गिरे हुए खिलाड़ियों के हथियार और आलात जमीन पर गिरे। अगरचे वो जानते थे कि उनके पास इससे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद को बचाने के लिए किसी मुजिज़े की दुआ की। नायब गिल्ड लीडर, हमें क्या करना चाहिए? साइलेंट मार्श ने मिरेकल के 2 माहिरीन को एक के बाद दीगरे गिरते देखकर बेचैनी से पूछा। अब जबकि जादुई महर मुकम्मल हो चुकी है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे माहिरीन से कहो कि वो पीछे से हिफाजत करें। हम पीछे हिट रहे हैं, 1000 मालिस ने सर हिलाते हुए कहा। अब जबकि जादुई महर ने शक्ल इख्तियार कर ली थी तो उसके पास भी कोई जवाबी तदबीर नहीं थी। खुशकिस्मती से वो मिरेकल के नायब गिल्ड लीडर्स में से एक था और उसके गिल्ड ने इसे जान बचाने वाले बहुत से आलात मुख्तस किए थे। बदकिस्मती से वो अपने पास मौजूद आलात से सिर्फ थोड़ी तादाद में खिलाड़ियों को ही बचा सकेगा। लेकिन साइलेंट मार्श ने पाताल के इफरीतों को वादी में अपने गिल्ड के माहिरीन को ज़बह करते देखकर अपने दिल को खून के आंसू रोते हुए महसूस किया। मिरेकल कामा जजीरे पर 7000 से ज्यादा माहिरीन लाया था। गार्ड्स डोमेन में शामिल होने के बाद यह पहला मौका था जब उनके गिल्ड को इतने शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा था। बस अगर तुमने जल्दी नहीं की तो मैं हमारे महफूज फरार की जमानत नहीं दे सकता, 1000 मालिस ने संजीदगी से डांटा। वो भी ये फैसला करने से हिचकिचा रहा था। वो बहरहाल इस जारहाना कार्रवाई का जिम्मेदार था। वो सैफ अली को मारने के सिवा कुछ नहीं चाहता था, लेकिन वो समझ गया था कि सैफ अली की ताकत और पाताल के इफरीतों की मुदाखलत के साथ तलवारबाज को मारना नामुमकिन था। वो सिर्फ इतना कर सकता था कि इस मनहूस जजीरे से जल्द अज जल्द निकल जाए। समझ गई? साइलेंट मार्श ने सर हिलाया। जैसे ही साइलेंट मार्श ने अपनी पसपाई शुरू की, कई सौ माहिरीन ने इसके गिर्द एक तंग घेरा बना लिया और साइलेंट मार्च और कई आला हुक्काम को वादी से बाहर निकालने लगे। ब्लैक फुलियम, बस तुम इंतजार करो, वो वक्त दूर नहीं जब मैं इसका 10 गन्ना बदला लूंगा, 1000 मालिस ने सैफ अली को घूरते हुए गरज कर कहा। वो पहले ही जीरो विंग से निपटने के तरीके सोच रहा था। ये यकीनी बनाने के बाद कि इसके गिल्ड के आला हुक्काम उसके गिर्द जमा हो गए हैं, 1000 मालिस ने अपने बैग से एक गहरा जामनी रंग का गोला निकाला। इस क्रिस्टल गोले पर बेशुमार इलाही रौनस कंदा थे और गोला खुद दबाव की लहरें खारिज कर रहा था। ये गोला इन खजानों में से एक था जो मिरेकल ने एक कदीम खंडर से हासिल किया था। विंड गार्ड्स आरिब। विंड गार्ड्स आरिब एक काबिले इस्तेमाल शय थी जो आर्जी तौर पर खिलाड़ियों को विंड गार्ड की ताकत अता करती थी। विंड गार्ड की ताकत से खिलाड़ी 5 मिनट तक आसमान में आजादाना तौर पर उड़ सकते थे। मजीद बरा, खिलाड़ियों की उड़ान की रफ्तार इतनी नाकाबिले यकीन होगी कि उड़ने वाले बहरी जहाज भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। चाहे कोई विंड गार्ड्स आरिब को फरार होने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो या पीछा करने के लिए, यह गोला एक बहुत मुफीद आला था। बदकिस्मती से इसे सिर्फ 10 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। एक बार जब तमाम 10 इस्तेमाल खत्म हो जाएंगे तो विंड गार्ड्स आरिब खाक में तब्दील हो जाएगा। अगरचे कामा जजीरे पर मौजूद जादुई महर टेलीपोर्टेशन को रोकती थी, लेकिन ये खिलाड़ियों को उड़ने से मना नहीं करती थी। जब तक उनके पास विंड गार्ड की ताकत थी, वो आसानी से पाताल के इफरीतों के ताक़ुब से छुटकारा पा सकते थे। मजीद बरा, कामा जजीरे से फरार होने के लिए 5 मिनट की उड़ान काफी से ज्यादा होगी। एक बार जब वो जजीरे से निकल जाएंगे तो पाताल के इफरीतों से फरार होना बहुत आसान हो जाएगा। विंड गार्ड्स आरिब निकालने के बाद 1000 मालिस ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे उसे और दूसरों को विंड गार्ड की ताकत मिल गई। 1000 मालिस को मरकज बनाते हुए जमीन पर एक बहुत बड़ा गहरा जामनी रंग का जादुई दायरा बन गया, जो भूखों की तरह अर्द गिर्द के माना को जज्ब और हड़प कर रहा था। इसी वक्त एक ताकतवर तूफान ने 1000 मालिस और दूसरों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसने दूसरे खिलाड़ियों को इस गिरोह के करीब आने से रोक दिया। विंड गार्ड्स आरिब, सैफ अली बुड़बुड़ाया।
जब उसने थाउजेंड मालिस के हाथों में गहरा जामनी रंग का गोला देखा तो वो थोड़ा सा हैरान हुए बगैर ना रह सका। मिरेकल वाकई काफी सखी है जिसने इसे इतनी कीमती चीज दी है, लेकिन तुम जरूर ख्वाब देख रहे हो अगर तुम सोचते हो कि तुम उसके साथ फरार हो सकते हो। फिर सैफ अली ने गैल डोमेन को फाल किया और थाउजेंड मालिस की तरफ उड़ते हुए एक धुंधले साए में तब्दील हो गया। विंड गार्ड्स अरब गार्ड्स डोमेन में इंतहाई मशहूर था, जो एक कदीम तहजीब का तैयार करदा शाहकार था। जब तक किसी इलाके में उड़ान को रोकने वाले जादुई दायरे मौजूद न हों, तब तक T5 के खिलाड़ी भी विंड गार्ड की ताकत से मालामाल खिलाड़ी को नहीं रोक सकते थे। सिर्फ T6 के खिलाड़ियों में ही ये सलाहियत होगी। लिहाजा माजी में गार्ड्स डोमेन में विंड गार्ड्स अरब को ताकुब और फरार के लिए सरफहरिस्त 10 खजानों में से एक के तौर पर अवामी सतह पर तस्लीम किया गया था। ताहम विंड गार्ड्स अरब में एक वाज़ेह खामी थी, इसे फ़ाल करने के लिए एक तवील वक्त दरकार था। हर अतिये के लिए तकरीबन 15 सेकंड दरकार थे। अगरचे सैफ अली इस वक्त थाउजेंड मालिस से तकरीबन 800 गज दूर था, लेकिन वो गैल डोमेन के असरात के साथ 10 सेकंड से भी कम वक्त में ये फासिला तय कर सकता था। यकीनन मिरेकल के अराकीन ने सैफ अली की हरकत को देख लिया था। ब्लैक फुलियम जब थाउजेंड मालिस ने सैफ अली को करीब आते देखा तो उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। हिफाजती टीम, अपनी पूरी ताकत से उसे रोको, मैं इसे थोड़ी देर में खुद मार दूंगा। उसने सैफ अली पर हमला सिर्फ इसलिए मंसूख कर दिया था क्योंकि उसे ये काम परेशान कुन लगा था। उसने इस शख्स को नजरअंदाज करने और इस काबिले नफरत कमीने को मजीद चंद दिन जीने देने का फैसला किया था। ताहम सैफ अली ने इसकी मेहरबानी को नजरअंदाज किया और अब उसकी जान को निशाना बनाया। नायब गिल्ड लीडर, यकीन रखें, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो आपकी नजरों से ओझल ना हो। हम इस लौंडे को दिखाएंगे कि वो कितना जाहिल है। चांदी की ज़रा बख्तर पहने एक उधेड़ उम्र शख्स ने सैफ अली के करीब आते हुए वजूद को देखकर पुरएतिमाद अंदाज में ऐलान किया। ऐसा कहने के बाद वो उधेड़ उम्र शख्स, जो हिफाजती टीम की क़यादत कर रहा था, और टीम के 200 से ज़ायद अराकीन चौकसी से सैफ अली की आमद का इंतजार करने लगे। जैसे ही उड़ता हुआ तलवारबाज 100 गज के दायरे में आया, हिफाजती टीम ने अपनी बरसरक स्किल्स को फ़आल कर दिया। चंद अराकीन ने तो एक जादुई दायरा भी फ़आल कर दिया, जिसने सैफ अली को एक जादुई रुकावट के अंदर फंसा दिया। टूट जाओ। जब सैफ अली थाउजेंड मालिस से 60 गज से भी कम फासले पर था, तो उसने पावर ऑफ डार्कनेस को फ़आल किया और कनलिंग रे को नीचे की तरफ लहराया। लाइटनिंग स्लैश, एक नीली आसमानी बिजली ने मजबूत जादुई रुकावट को चीर दिया, और जब तक मिरेकल के खिलाड़ियों ने इसे देखा, बिजली थाउजेंड मालिस के जिस्म को छेद चुकी थी और उसकी तमाम HP को निगल चुकी थी। चैप्टर 1945 मिरेकल को शिकस्त। ये कैसे मुमकिन है? साइलेंट मार्च ने सदमे की हालत में फटी हुई आंखों से थाउजेंड मालिस की खाली HP बार को घूरा। वो हमला बहुत तेज और अचानक था। हिफाजती टीम ने वाज़े तौर पर सैफ अली को एक ऐसी जादुई रुकावट में फंसा दिया था जिससे आजाद होने के लिए एक ग्रैंड लॉर्ड को भी कुछ वक्त दरकार होता। फिर भी सैफ अली ने खुद को आजाद कर लिया था और इसी एक हमले से थाउजेंड मालिस को मार डाला था। किसी भी सुपर पावर में नायब गिल्ड लीडर के ओहदे तक पहुंचने की सलाहियत रखने वाले खिलाड़ी के पास न सिर्फ मजबूत इंतजामी सलाहियतें होती थीं, बल्कि इसके पास इतनी इनफरादी ताकत भी होती थी कि वो दूसरों को फरमाबरदारी से अपनी पैरवी करने पर कायल कर सके। अगरचे थाउजेंड मालिस की तवज्जो विंड गार्ड्स अरब को फ़आल करने पर मरकूज थी, लेकिन दौर से हमला करना नामुमकिन होना चाहिए था। लेकिन सैफ अली ने इस लम्हे का फायदा उठाया जब थाउजेंड मालिस ने जादुई रुकावट की वजह से अपना दिफा कमजोर कर दिया था और इस शख्स की जान ले ली। गार्ड्स डोमेन में बहुत से मंतर और महारतें थीं जो तेजी से असर करती थीं, और जब तक ये सलाहियतें फ़आल होती, माहिरीन के लिए भी उनसे बचना मुश्किल हो जाता था। आमतौर पर खिलाड़ियों को हमले के रास्ते की पेशीन गोई करनी पड़ती थी और हमले से बचने ऐसे रोकने के लिए पेशगी इक़दामात करने पड़ते थे। ताहम सैफ अली का अमल इतना तेज था कि जब उसने महारत को फ़आल किया तो उसने इसकी हरकत को महसूस तक नहीं किया था। ये कहने की जरूरत नहीं कि थाउजेंड मालिस के लिए, जिसकी तवज्जो बटी हुई थी, इस हमले को देखना नामुमकिन होता। नायब गिल्ड लीडर की लाश के अर्द गिर्द मौजूद दीगर अराकीन भी इतने ही दंग थे। उन्होंने नाकाबिले यकीन नजरों से लाश को घूरा। थाउजेंड मालिस उनके गिल्ड के नायब गिल्ड लीडर्स में से एक था। वो न सिर्फ इनफरादी तौर पर गैर मामूली ताकतवर था, बल्कि गिल्ड ने इसे बहुत से खजाने भी दिए थे। यहां तक कि सपर गिल्ड्स को भी थाउजेंड मालिस को मारने में मुश्किल पेश आती।
दर हकीकत कामा जजीरे पर मौजूद कई हजार पाताल के इफरीतों से कत नजर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इफरीत 1000 मालिस को मार सकते हैं। फिर भी उनका नायब गिल्ड लीडर मर चुका था। मजीद बरा 1000 मालिस किसी सुपर पावर के हाथों नहीं मरा था। वो दुश्मनों में घिरे हुए, मगलूब और तादाद में कम होने की हालत में भी नहीं मरा था। इसके बजाय एक ऐसे गिल्ड के गिल्ड लीडर ने इसकी जान ली थी जो हाल ही में मशहूर हुआ था। अगर उसकी खबर फैल गई तो इससे पूरे गार्ड्स डोमेन में सनसनी फैल जाएगी। ब्लैक फुलियम हिफाजती टीम के लीडर का रंग पीला पड़ गया जब इसने सैफ अली को घूरा। आज के बाद ना तो तुम्हारी और ना ही जीरो विंग की गार्ड्स डोमेन में कोई जगह होगी। यहां तक कि ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर किसी दूसरी सुपर पावर के शख्स ने 1000 मालिस को मारा होता तो इसका मिरेकल की साख पर ज्यादा असर ना पड़ता। ज्यादा से ज्यादा अवाम ये सोचते कि हमला आवर सुपर पावर ज्यादा मजबूत हो गई है। ताहम यह हकीकत के जीरो विंग जैसी एक मामूली ताकत नायब गिल्ड लीडर की मौत की जिम्मेदार थी, जिल्लत आमेज थी। अगर ये बात बाहर निकल गई तो मिरेकल मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दरमियान मजाक बनकर रह जाएगा। दूसरे लोग तो ये भी फर्ज कर सकते हैं कि मिरेकल कमजोर हो गया है और एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड के तौर पर उसकी अहलियत पर शक कर सकते हैं। अगर मिरेकल ने इतनी बड़ी तौहीन के बाद जीरो विंग को नीस्तो नाबूद न किया तो मुस्तकबिल में इसे गार्ड्स डोमेन में घुलने मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। ये मेरा मसला है, सैफ अली ने हिफाजती टीम पर अलिफाबसिल ब्लेड से वार करते हुए कहा। लाइटनिंग एज बिजली की बेशुमार लकीरें बदहवास हिफाजती अराकीन की तरफ लपके। अगरचे हिफाजती अराकीन के एक हिस्से ने हमले पर तेजी से रद्द अमल जाहिर किया था और लाइटनिंग एज के रास्ते से बच गए थे, लेकिन इस हमले ने टीम के 70% से ज्यादा अफराद को मार डाला। मैं तुम्हें मार दूंगा, हिफाजती लीडर नीमलेस हैकर ने अपने साथियों को मरते देखकर गुस्से से दांत पैसे। नीमलेस हैकर और दीगर जिंदा बच जाने वालों ने सैफ अली पर धावा बोल दिया। उनकी आंखों में कत्ल का इरादा चमक रहा था। वो इस तलवारबाज को मार डालेंगे चाहे उन्हें अपनी जानों की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। साइलनट मार्श भी सैफ अली को मारने के लिए इतनी ही पुरज़्म थी। अपनी बरसरक स्कल को फाल करने के बाद उसने गिल्ड लीडर को निशाना बनाते हुए एक जारहाना मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगरचे नीमलेस हैकर मिरेकल ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वो वोड लिम का एक सफन अव्वल का माहिर था। अगर इसके पास 20 से ज्यादा करीबी लड़ाई वाले रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन की हिमायत होती तो एक डोमेन लिम का माहिर भी इसका मुकाबला करने की हिम्मत न करता। मजीद बरा इसे एक जादुई क्लास की माहिर साइलनट मार्श की हिमायत हासिल थी। वो सैफ अली के इन अंधे मकामात पर हमले करके करीबी लड़ाई वाले खिलाड़ियों की खामियों को पूरा कर सकती थी, जहां करीबी लड़ाई वाले खिलाड़ी नहीं पहुंच सकते थे। मरो। जैसे ही नीमलेस हैकर सैफ अली तक पहुंचा, उसने अपनी बड़ी तलवार उठाई और नीचे की तरफ वार किया। बड़ी तलवार एक कौस कज़ा में तब्दील हो गई जो सैफ अली पर उतरी। जैसे ही कौस कज़ा गुजरी, खला में भी दरारें पड़ने लगीं। इसी वक्त दीगर हिफाजती अराकीन ने सैफ अली के अतराफ में घेरा डाल लिया और अपनी मजबूत तरीन महारतों का इस्तेमाल किया। हमला करते वक्त उन्होंने दिफा पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो सैफ अली के साथ वार के बदले वार करने का मुकम्मल इरादा रखते थे। जैसे ही साइलनट मार्श ने नीमलेस हैकर को अपनी हतमी चाल इस्तेमाल करते देखा, उसने इसके बाद अपना तैयार करदा मंत्र टो का करिस डेथ को फिन जारी कर दिया। सैफ अली को मरकज में रखते हुए डेथ एनर्जी ने 30 गज के दायरे को भर दिया जो मुसलसल खिलाड़ियों की जानों को खा रही थी। साइलनट मार्श का मंसूबा हिफाजती टीम को इस्तेमाल करके डेथ एनर्जी के फटने के लिए वक्त हासिल करना था ताकि टीम और सैफ अली दोनों मारे जाएं। दरी असना नीमलेस हैकर और उसके साथियों ने साइलनट मार्श के मंत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जबकि 1000 मालिस मर चुका था, उनके पास किसी भी सूरत में पाताल के इफरीतों के मारने से पहले कामा जजीरे से फरार होने का कोई रास्ता नहीं था। अगर इसका मतलब सैफ अली की मौत था तो वो खुद को कुर्बान करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अपने मुखालफीन के खुदकुश हमलों के जवाब में सैफ अली ने ड्रैगन बरत और 9 ड्रैगन स्लैश का इस्तेमाल किया। उसका हमलों से बचने का कोई इरादा नहीं था। इसकी बुनियादी खुसूसियात नीमलेस हैकर और मिरेकल के अराकीन से कहीं ज्यादा थीं। वो महज अपनी वहशियाना ताकत से हमलों को रोक सकता था। बूम बूम बूम। जिस लम्हे ड्रैगन बरथ नीचे उतरती हुई कौस कज़ा से टकराई, एक जबरदस्त धमाके ने वादी को हिलाकर रख दिया।
ड्रैगन बरथ ने कौस कज़ा को चिकनाचूर कर दिया और नीम लैस हैकर को उड़ा दिया। दरी असना अलिफाबसिल ब्लेड के साय ने करीबी लड़ाई वाले रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन के हमले को रोक दिया। इससे पहले कि साइलेंट मार्च की बुलाई गई डेथ एनर्जी फट पाती, सैफ अली ने इंस्टेंट स्ट्राइक का इस्तेमाल करके इसके सामने नमूदार हुआ और खातून नेक्रूमी नस्र पर कनलिंग रे से वार किया। अगरचे साइलेंट मार्च ने अपने डंडे से हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसे बहुत देर हो चुकी थी। कनलिंग रे ने साइलेंट मार्च की हिफाजत करने वाली जादुई रुकावट को तोड़ दिया और सीधा उसकी गर्दन को काट दिया, जिससे इसकी एचपी फौरी तौर पर खत्म हो गई। इतनी तेज हिफाजती टीम के अराकीन दंग रह गए। पहले 1000 मालिस गिरा था, अब साइलेंट मार्च भी इससे पहले मर चुकी थी कि पिछली सफ के हिलर्स इसके बारे में कुछ कर पाते। सैफ अली की हमला करने की ताकत और हमले की रफ्तार खौफनाक थी। साइलेंट मार्च की मदद के बगैर नीम लेस हैकर और दीगर सैफ अली के सामने बिल्कुल बेबस थे। अगरचे उन्हें अब भी अपने हीलर्स की हिमायत हासिल थी, लेकिन सैफ अली ने एक के बाद एक को मार डाला। पाताल के इफरीतों की मुदाखलत के साथ पूरी हिफाजती टीम 20 सेकंड से भी कम वक्त में खत्म हो चुकी थी। ये देखकर मिरेकल के जिंदा बच जाने वाले माहिरीन जो मदद के लिए दौड़ रहे थे, मुड़े और फरार हो गए और सैफ अली पर हमला करने का कोई भी हौसला खो बैठे। बदकिस्मती से उड़ने वाले पाताल के इफरीतों ने मिरेकल के अराकीन को कामा जजीरे से फरार होने का कोई मौका नहीं दिया। 10 मिनट से भी कम वक्त में मिरेकल की जानिब से जजीरे पर भेजे गए तमाम 30,000 से जायद खिलाड़ी मर चुके थे। कोई भी जजीरे से जिंदा नहीं बचा। चैप्टर 1946 नामुमकिन नतीजा। कामा जजीरे पर मिरेकल की अफवाज के तबाह होने के बाद ऊपर चक्कर लगाने वाले इब्बिसिल मोनस्टर्स इर्द गिर्द के इलाकों में बिखरने लगे और सैफ अली उसे देखकर इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था। अगरचे वाकयात का ये मोड़ मौत के समंदर में तरक्की करने वाले खिलाड़ियों के लिए एक मसला होगा, लेकिन इससे इसे फायदा पहुंचेगा। इब्बिसिल मोनस्टर्स की मौजूदगी किसी को भी कामा जजीरे के करीब जाने से रोकेगी। ताहम जजीरे के ऊपर इसने जो अबियस पैसेज खोला था वो ट्विन टावर्स किंगडम के दरमियाने रास्ते के बरक्स छोटा था। नित जताया इसका असर और रसूख बहुत महदूद होगा। गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम ने इब्बिसिल मोनस्टर्स आजादाना तौर पर नहीं घूम सकते थे क्योंकि वो इस दुनिया के लिए अजनबी थे। लिहाजा दुनिया की ताकत ने उन्हें मुसलसल दबा कर रखा। वो अबियस पैसेज से जितना दूर जाते, ये दबाव इतना ही मजबूत होता जाता। एक छोटे अबियस पैसेज की ताकत के साथ रास्ते के असर और रसूख की हद बहुत महदूद थी। मजीद बरा वो खिलाड़ियों को रोकने के लिए इस तरीके को सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता था। हर एंशंट इब्बिसिल बिग को सिर्फ 2 अबियस पैसेजेस खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, एक दरमियाना रास्ता और एक छोटा रास्ता। किंग्स रिटर्न के हिल फीनड ने ट्विन टावर्स किंगडम में उमोर्टल लाइट से निमटने के लिए पहले ही दरमियाना रास्ता खोल दिया था और अब चूंकि सैफ अली ने बकिया छोटा रास्ता इस्तेमाल कर लिया था, अगर वो किताब को दूसरा रास्ता खोलने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था तो उसे काफी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। एक और रास्ता खोलने के लिए इसे एक छोटे रास्ते के लिए 50,000 खिलाड़ियों, दरमियाने रास्ते के लिए 3 लाख खिलाड़ियों और बड़े रास्ते के लिए 10 लाख खिलाड़ियों को कुर्बान करने की जरूरत होगी। कुर्बानी के लिए इतने ज्यादा खिलाड़ियों को पकड़ना एक इंतहाई मुश्किल काम होगा। वो ठीक रह सकता था अगर उसके अमाल दरियाफ्त न होते, लेकिन एक बार जब दूसरे खिलाड़ियों को इसके गलत काम का सबूत मिल गया तो उसके नताइज खौफनाक होंगे। इब्बिसिल मोनस्टर्स को कामा जजीरे से दूर जाते हुए देखने के बाद सैफ अली ने मैदान जंग को लूटना शुरू कर दिया। दरी असना थंडर आइलैंड पर ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की आर्जी रहाइशगाह में बड़ी बहन अनमोल शहजादी, मैंने मौत के समंदर में हर बहरी बेड़े को मतला कर दिया है। चूंकि हम 9 ड्रैगन्स एम्परर के मातहत लोगों को हुक्म नहीं दे सकते, इसलिए हमारे पास सिर्फ 3 बहरी बेड़े कामा जजीरे की तरफ जा रहे हैं। उन्हें जल्द अज जल्द आधे घंटे में पहुंच जाना चाहिए, ब्लू फिनिक्स ने रिपोर्ट दी। उन्होंने इसी लम्हे अपनी अफवाज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था जब उन्होंने कामा जजीरे का दौरा करने में मिरेकल की दिलचस्पी के बारे में सुना था। ताहम ये जजीरा एक इंतहाई खतरनाक समुद्री जोन में वाक़ था और थंडर आइलैंड पर मौजूद मुख्तलिफ सुपर पावर्स आमतौर पर इस इलाके में काम नहीं करती थी। मिर्जता जब ये सूरत हाल पेश आई तो उनके बहरी बेड़े कामा जजीरे से कुछ फासले पर थे और यहां तक के करीब तरीन जहाजों को भी पहुंचने से पहले कुछ वक्त दरकार होगा। आधा घंटा। उम्मीद है कि वो वक्त पर पहुंच जाएंगे। अनमोल शहजादी ने इस बात में सर हिलाया।
अगरचे आधा घंटा बहुत तवील नहीं था, लेकिन यह बहुत जल्दी भी नहीं था। अगर जीरो विंग ने उजलत से काम लिया तो गिल्ड की अफवाज को तबाह करना मिरेकल की 30,000 मजबूत फौज के लिए बच्चों का खेल होगा। ताहम अगर जीरो विंग के अरकान अलग होकर छप गए तो वो मजीद आधे घंटे तक जिंदा रह सकते। जीरो विंग आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये जानने के बावजूद कि मिरेकल ने 30,000 की फौज कामा जजीरे पर भेजी है, जीरो विंग मिरेकल के साथ तसादुम पर बजिद है। ब्लू फिनिक्स सैफ अली के फैसले पर बरहम थी। इसे एहसास था कि जीरो विंग ने इतने फर्स्ट रेट गिल्ड से लड़ाई की होगी कि वो मिरेकल के साथ उन पुराने दुश्मनों में से एक जैसा सलूक कर रहा था। कामा जजीरे पर जीरो विंग के सिर्फ 500 अरकान थे। यहां तक कि अगर ये तमाम अरकान जीरो विंग की मरकजी फोर्स का हिस्सा भी होते तो वो मिरेकल की फौज के लिए वार्म अप के तौर पर भी काम नहीं आते। आखिरकार वो 30,000 इलियट और माहिर खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे। मजीद बरा वो तमाम खिलाड़ी एक तजुर्बाकार सपर फर्स्ट रेट गिल्ड से थे, न कि किसी फर्स्ट रेट गिल्ड से। जब अनमोल शहजादी और ब्लू फिनिक्स सूरत हाल पर तबादला ख्याल कर रही थीं, गिल्ड लीडर के दफ्तर के दरवाजे खिले और 2 लोग अंदर दाखिल हुए। जिस लम्हे ये 2 लोग दफ्तर में दाखिल हुए, ब्लू फिनिक्स के तासुरात तारीख हो गए। अनमोल शहजादी, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। 9 रीगन्स एम्परर ने कमरे में दाखिल होने के बाद मुस्कुराहट के साथ अनमोल शहजादी का इस्तकबाल किया। ऐसा लगता है कि अपने मौत के समंदर में काफी अच्छी फसल हासिल की है। अपने पहले ही अपने आलात के काफी हिस्से तब्दील कर लिए हैं। 9 रीगन्स एम्परर, अब यहां क्यों हैं? अनमोल शहजादी ने रूखेपन से जवाब दिया। 9 रीगन्स एम्परर का इस घात के साथ गहरा ताल्लुक था जिसका उसे सेवेज गार्ड आइलैंड पर सामना करना पड़ा था। अगर उसके पास सबूत की कमी न होती तो वो बहुत पहले ग्रेट पवेलियन मास्टर को उसकी शिकायत कर चुकी होती। सिर्फ उसे फंसाने का गुनाह ही 9 रीगन्स एम्परर को फौरी तौर पर ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन से बेदखल करवा देता। बदकिस्मती से 9 रीगन्स एम्परर इतना होशियार था कि इसने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। उसने कितनी ही तलाश क्यों न की, इसे कोई सबूत नहीं मिल सका। ये ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की गिल्ड रहाइशगाह है। क्या कोई ऐसी वजह है कि मेरे जैसा पवेलियन मास्टर यहां नहीं हो सकता? 9 रीगन्स एम्परर ने अनमोल शहजादी के सवाल का बेपरवाही से जवाब दिया। अगरचे ये ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की रहाइशगाह है, लेकिन ये जगह मेरे जेर इंतजाम है। मुझे यकीन है कि अब सबसे बेहतर समझते हैं कि ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन कैसे काम करता है। किसी भी पवेलियन को एक दूसरे के काम में मुदाखलत करने की इजाजत नहीं है। क्या आपको जरूरत है कि मैं आपको कवायद याद दिलाऊं? अनमोल शहजादी ने सर्द लहजे में पूछा। ठीक है, मैं आपके साथ अल्फाज जाय नहीं करूंगा। मैं यहां सरकारी काम से आया हूं। ग्रेट पवेलियन मास्टर ने एक हुक्म जारी किया है। चूंकि ये एक इंतहाई अहम लम्हा है, इसलिए आपको मिरेकल के मामलात में मुदाखलत करने की इजाजत नहीं है। 9 रीगन्स एम्परर ने हंसते हुए कहा। अगर आप अब भी नहीं समझी हैं तो मैं इस हुक्म की मजीद तफसील से वजाहत करूंगा। ग्रेट पवेलियन मास्टर ने कहा था कि अब कामा जजीरे की सूरत हाल में मुदाखलत नहीं करेंगी और आपको अपने भेजे गए तमाम जहाजों को वापस बुलाना होगा। क्या मैंने अपनी बात वाजे कर दी है? थंडर आइलैंड के तमाम मामलात बड़ी बहन अनमोल शहजादी के जेर इंतजाम है। ग्रेट पवेलियन मास्टर ऐसा हुक्म क्यों देंगे? ब्लू फिनिक्स ने 9 रीगन्स एम्परर की किसी भी बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। मुझे मालूम था कि अब सब ये पूछेंगे। ये रहा ग्रेट पवेलियन मास्टर का हुक्म। उनका इरादा आपको बरारास्त काल के जरिए मतला करने का था, लेकिन इस खौफ से कि अब नाफरमानी करेंगी, उन्होंने मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद के लिए यहां भेजा। 9 रीगन्स एम्परर ने कहा जब उसने शरारत से वो सिस्टम मैसेज दिखाया जो को रोंग ने इसे भेजा था। ये कैसे हो सकता है? अनमोल शहजादी ने पैगाम देखकर तेवरी चढ़ाई। हमारा गिल्ड एक नाजुक सूरत हाल में है और जीरो विंग ने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं। तमाम मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन पर अपनी राय का इजहार किया है। तवील गौर व खौज के बाद ग्रेट पवेलियन मास्टर ने मिरेकल और जीरो विंग के दरमियान मामले में मुदाखलत न करने का फैसला किया है ताकि पवेलियन को मजीद बड़े खतरे से बचाया जा सके। अगर आप अहकामात मानने से इनकार करती हैं तो थंडर आइलैंड की तमाम जिम्मेदारियां मुझे मुंतकिल कर दी जाएंगी। 9 रीगन्स एम्परर ने मुस्कुराते हुए कहा। यहां तक कि अगर आपने कुमक भेजी भी तो ये बेसूद होगा। 1000 मालिस जाती तौर पर इस ऑपरेशन की क़ियादत कर रहा है। जीरो विंग के बचने का कोई इम्कान नहीं है।
वो मिरेकल के इक़दामात से बहुत खुश था। चाहे अनमोल शहजादी जीरो विंग की मदद करे या ना करे, जीरो विंग को शदीद नुकसान पहुंचेगा और अनमोल शहजादी एक ताकतवर मददगार खो देगी। खुशकिस्मती से उसने थंडर आइलैंड के अगले मुकाबले में उसके इम्कानात बढ़ा दिए। जीरो विंग ने सेवेज गार्ड आइलैंड के करीब जो बहरी ताकत दिखाई थी वो बहुत खौफनाक थी, जिसने इसे गिल्ड को संजीदगी से लेने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब जबकि मिरेकल ने जीरो विंग को मफलूज कर दिया था, तो मुअख्खर और जिक्र आइंदा मुकाबले में मजीद कोई खतरा नहीं बनेगा। मजीद बरा जीरो विंग की मरकजी फोर्स के मफलूज होने और गिल्ड के तई को रोंग के मौजूदा रवैये के साथ वो ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में जीरो विंग के ब्रांच गिल्ड से निपटने के लिए सूरत हाल का फायदा उठा सकता था। बड़ी बहन अनमोल शहजादी, हमें क्या करना चाहिए? ब्लू फिनिक्स ने बेचैनी से पूछा। अनमोल शहजादी ने इस मामले पर गौर किया। इसके तासुरात बदसूरत थे। इसे को रोंग की मुदाखलत की तवक्को नहीं थी। अनमोल शहजादी, बेहतर है कि अब जल्दी फैसला करें। मेरे पास इतना सब्र नहीं है। अगर आप नहीं कर सकती तो मैं आपके लिए फैसला करूंगा। नाइन रीगन्स एम्परर ने धमकी दी। अनमोल शहजादी के चेहरे पर मौजूद बिगड़े हुए तासुरात ने इसे बहुत खुश किया। तुम? अनमोल शहजादी ने तेवरी चढ़ाए। ताहम इससे पहले कि वो मजीद कुछ कह पाती, इसे एक पैगाम मौसूल हुआ। ये इस जासूस ने भेजा था जिसे इसने मिरेकल में लगाया था। ये कैसे मुमकिन है? पैगाम का मतन पढ़कर अनमोल शहजादी दंग रह गई। वो जो कुछ पढ़ रही थी इस पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। अनमोल शहजादी, क्या आप अहकामात की नाफरमानी करने की कोशिश कर रही है? अनमोल शहजादी की तवील खामोशी के बाद नाइन रीगन्स एम्परर ने पूछा। अगरचे अंदर ही अंदर वो खुशी से मुस्करा रहा था। जब तक अनमोल शहजादी को रोंग के अहकामात मानने से इनकार करती, वो थंडर आइलैंड का कंट्रोल संभाल लेगा। इससे इसके मुस्तकबिल के मंसूबों में उसकी बहुत सी मेहनत बच जाएगी। जरूर, यकीनन, हम अहकामात की पैरवी करेंगे। अनमोल शहजादी ने नाइन रीगन्स एम्परर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। ब्लू, बहरी बेड़ों को फौरी तौर पर वापस आने की इत्तला दो। वापस? ब्लू फिनिक्स उलझन में थी। क्या हम वाकई ऐसा कर रहे हैं? नाइन रीगन्स एम्परर ने सदमे से अनमोल शहजादी को घूरा। इसे कभी तवक्को नहीं थी कि वो इतनी फैसलाकुन होगी। यकीनन, कामा जजीरे पर जंग पहले ही खत्म हो चुकी है, अनमोल शहजादी ने कहा। 1000 मालिज और मिरेकल के दीगर आला ओहदेदारों समेत 30,000 आदमियों की फौज का सफाया कर दिया गया है। अब जजीरे पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर 1947 शानदार फसल। मिरेकल तबाह हो गया है। जब नाइन रीगन्स एम्परर ने अनमोल शहजादी का ऐलान सुना तो वो हक्का बका रह गया। ये कैसे हो सकता है? मिरेकल कोई मामूली सपर फर्स्ट रेट गिल्ड नहीं था। अपनी कमजोर मीरास के अलावा ये मजमूई तौर पर कुछ सपर गिल्ड से ज्यादा मजबूत था। मजीद बरा, 1000 मालिज ने जाती तौर पर इस ऑपरेशन की क़ियादत की थी। अगर किसी और सपर पावर को मिरेकल की 30,000 आदमियों की फौज का सामना करना पड़ता तो जंग तल्ख होती। यहां तक कि अगर सपर पावर पूरी तरह तैयार होती, मिरेकल की अफवाज को तबाह करना तो दूर की बात थी। मिरेकल की फौज को तबाह करना इसे महज शिकस्त देने से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। अगर मिरेकल के 30,000 खिलाड़ी बिखरने और भागने का फैसला करते तो कोई भी ताकत उन सब को खत्म करने के काबिल नहीं होनी चाहिए थी, यहां तक कि अगर फौज की तादाद बहुत कम होती। जीरो विंग मुमकिना तौर पर ऐसा कारनामा कैसे अंजाम दे सकता है? बड़ी बहन अनमोल शहजादी, क्या आपको यकीन है? यहां तक कि अगर जीरो विंग मिरेकल की फौज को मिटाने में कामयाब हो भी गया तो 1000 मालिज को नहीं मरना चाहिए था। मिरेकल के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक के तौर पर इसके पास जिंदगी बचाने वाले बहुत से आलात होने चाहिए। इसे मारना मिरेकल की फौज को तबाह करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। वो कैसे मर सकता है? यहां तक कि ब्लू फिनिक्स भी इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं कर सकी। खुद एक सपर पावर की रुकन होने के नाते वो जानती थी कि मुख्तलिफ सपर पावर्स अपने आला ओहदेदारों, खास तौर पर अपने वाइस गिल्ड लीडर्स की कितनी संजीदगी से हिफाजत करती है। गार्ड्स डोमेन से पहले भी मुख्तलिफ सपर पावर्स के गिल्ड लीडर्स और वाइस गिल्ड लीडर्स को दीगर वर्चुअल रियलिटी गेम्स में कत्ल का सामना करना पड़ा था। ये उनके लिए नया नहीं था। ताहम जैसे ही मुख्तलिफ सपर पावर्स ने गॉड्स डोमेन को अपनाया,
उन्होंने अपने आला ओहदेदारों को और भी बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मिसाल के तौर पर इस घात को ले लें जिसका सामना अनमोल शहजादी ने सेविज गार्ड आइलैंड पर किया था। अगरचे मिरेकल में अनमोल शहजादी के मातहत मरकजी फोर्स के अरकान को कत्ल करने की सलाहियत हो सकती थी, लेकिन वो इसे मारने में कामयाब नहीं हो सका था। अगर अनमोल शहजादी के मातहतों को तबाही का सामना करना पड़ता तो अनमोल शहजादी जजीरे से फरार होने के लिए गिल्ड की तरफ से दिए गए जिंदगी बचाने वाले आलात इस्तेमाल करती। यकीनन इसकी मरकजी फोर्स के अरकान को खोने से इसके मंसूबे मुतासिर होते। जब नाइन ड्रैगन्स एम्परर ने ब्लू फिनिक्स का सवाल सुना तो वो इत्तेफाक में सर हिलाए बगैर न रह सका। उसने फैसला किया कि यह खबर झूठी होनी चाहिए। ये पहले ही मुतासिर कुन होता अगर जीरो विंग की 500 की छूटी टीम मिरेकल की अफवाज से बच निकलती, लेकिन वो खिलाड़ी कितने ही मजबूत क्यों ना हो, मिरेकल की फौज को तबाह करना नामुमकिन होना चाहिए था। 1000 मालिस को मारने का तो जिक्र ही छोड़ दें। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मैंने अभी मालूमात की तस्दीक की है। मिरेकल ने जीरो विंग पर रीड इनाइलेशन ऑर्डर जारी किया है। ये मिरेकल में दस्तयाब आला तरीन दर्जे का इनाइलेशन ऑर्डर है। इस हुक्म को जारी करने का मतलब यह है कि मिरेकल और हुक्म के हदफ के दरमियान सुलह का कोई ऑप्शन नहीं है और उनमें से सिर्फ एक को जिंदा रहने की इजाजत होगी। अनमोल शहजादी ने कहा, अगर जीरो विंग ने इसकी फौज को तबाह नहीं किया तो गिल्ड रीड इनाइलेशन ऑर्डर क्यों जारी करेगा? ये झूठ है ना? मिरेकल की फौज में 400 से ज्यादा टर्दो माहिरीन थे। इस तरह का शदीद नुकसान यकीनी तौर पर मिरेकल के मुस्तकबिल के मंसूबों को मुतासिर करेगा। ब्लू फिनिक्स अब भी इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन हकायक का सामना करते हुए इसके पास इसे सच मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मिरेकल ने माजी में रीड इनाइलेशन ऑर्डर जारी किया था, लेकिन सिर्फ इस वक्त जब गिल्ड को किसी दूसरी सुपर पावर के साथ फैसला कुन जंग की तवक्को थी। वो इसे किसी भी तरह से देखती। अब जबकि मिरेकल ने जीरो विंग पर यह हुक्म इस्तेमाल किया था, इसे छोटे गिल्ड के खिलाफ जिल्लत आमेज नुकसान उठाना पड़ा होगा। नाइन ड्रैगन्स एम्परर, कितने अफसोस की बात है। ऐसा लगता है कि मेरा इत्तेहादी काफी काबिल एतमाद है और इसे मजीद मेरी मदद की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो मुझे आपसे जाने का कहना होगा। आपके बरक्स मेरे पास ज्यादा फारिग वक्त नहीं है। मुझे अब भी थंडर आइलैंड पर बहुत से मामलात का ख्याल रखना है। अनमोल शहजादी ने मगरूराना अंदाज में नाइन ड्रैगन्स एम्परर को रुखसत किया। तुम? नाइन ड्रैगन्स एम्परर की पेशानी पर रगें उभर आए। पुरसुकून होने के लिए एक लम्हा लेने के बाद उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, अनमोल शहजादी, इतनी जल्दी पुरजोश ना हो। जीरो विंग शायद खुश किस्मत रहा हो और उसने मिरेकल को शिकस्त दे दी हो, लेकिन अब मुझसे बेहतर जानती हैं कि मिरेकल कितना खौफनाक है। जीरो विंग ने जहालत में खुद को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया है। वो वक्त दूर नहीं जब जीरो विंग को गार्ड्स डोमेन से मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाएगा। नाइन ड्रैगन्स एम्परर के बात खत्म करने के बाद वो मुड़ा और गुस्से में दफ्तर से निकल गया। नाइन ड्रैगन्स एम्परर के मायूस तासुरात देखकर अनमोल शहजादी ने ताजगी महसूस की। ताहम वो जानती थी कि जीरो विंग ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा मुसीबत में डाल लिया है। अनमोल शहजादी वाहिद नहीं थी जिसे मिरेकल के खात्मे का इल्म हुआ। तमाम मुख्तलिफ सुपर पावर्स को कामा जजीरे पर होने वाली जंग की रिपोर्ट्स मौसूल हुई। हाय हा, जीरो विंग वाकई मुतासिर कुन है जिसने मिरेकल को इतना नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि 1000 मालिस भी मारा गया। गिल्ड ने मिरेकल की साख को मिट्टी में मिला दिया है। देखते हैं कि क्या मिरेकल अब भी खुद को सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स में नंबर 1 कहलाने की हिम्मत करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिरेकल को एक दिन ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर मिरेकल इस मामले से सही तरीके से नहीं निपटता तो ये मौत के समंदर में हंसी का मजाक बन जाएगा। जीरो विंग काफी ताकतवर है। ऐसी सलाहियतों के साथ इसे आसानी से उभरते हुए गिल्ड्स के टॉप 5 में शामिल होना चाहिए। मिरेकल के कत्ल आम की खबर ने तमाम मुख्तलिफ सुपर पावर्स को हैरान कर दिया, हालांकि उन्हें जीरो विंग पर तरस भी आया। जीरो विंग ने अब तक जितनी सलाहियत दिखाई थी, इसके साथ ये जमानत दी गई थी कि अगर उसे काफी वक्त दिया गया तो ये एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड बन जाएगा। ताहम अब जबकि जीरो विंग ने मिरेकल को उकसाया था, गिल्ड का कोई मुस्तकबिल नहीं था। अगर मिरेकल की शिकस्त मामूली होती तो वो ज्यादा से ज्यादा जीरो विंग को हरासा करने के लिए कुछ गिल्ड माहिरीन को भेजता। एक सुपर पावर के तौर पर मिरेकल के पास बहरहाल बहुत कुछ था। वो किसी छोटे गिल्ड से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता था।
ताहम ये सूरत हाल मुख्तलिफ थी। जीरो विंग ने न सिर्फ मिरेकल की 30,000 मजबूत फौज को ज़बह किया था, बल्कि इसने गिल्ड की अहम शख्सियात में से एक 1000 मालिस को भी मार डाला था। ये मिरेकल के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। अगर सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड ने जीरो विंग को मिटाकर अपनी साख बहाल नहीं की, तो एक सुपर पावर के तौर पर भी ये गार्ड्स डोमेन में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। दरी असना, जीरो विंग, जो स्टार मून किंगडम के बाहर गार्ड्स डोमेन में खास तौर पर मशहूर नहीं था, एक घरेलू नाम बन गया था। यहां तक कि स्टार मून किंगडम से दूर की सल्तनतें और एम्पायर्स भी अब जीरो विंग का नाम जानती थीं। दरी असना, वापस कामा जजीरे पर 2 घंटे से ज्यादा अनथक मेहनत करने के बाद सैफ अली ने बिलाखिर वो अशिया इकट्ठी कर ली जो मिरेकल के अरकान ने गिराई थी। मिरेकल ने 30,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को कामा जजीरे पर भेजा था और उनमें से 7,000 से ज्यादा माहिरीन थे। गिल्ड ने 400 से ज्यादा ट्रदो खिलाड़ी भी भेजे थे। कोई भी आसानी से तसव्वुर कर सकता था कि गिराई गई अशिया कितनी ताकतवर थी। ताहम सैफ अली ने हर चीज को अपने बैग में महफूज नहीं किया, जिसमें सिर्फ महदूद जगह थी। लिहाजा उसने आम हथियारों और आलात को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ बेहतरीन अशिया को महफूज किया। इसके बावजूद उसने 7,000 से ज्यादा अशिया हासिल की, जिनमें 500 से ज्यादा लेवल 50 फाइन गोल्ड हथियार और आलात और 100 से ज्यादा लेवल 50 डार्क गोल्ड अशिया शामिल। वादी के एक कोने की तलाश के दौरान सैफ अली ने जमीन पर एक गहरा सुर्ख क्रिस्टल ग्लोब देखा। ग्लोब के अंदर एक सुनहरी शोला जल रहा था और जैसे शोले की अपनी कोई जिंदगी हो, सैफ अली के करीब आते ही ये एक छोटे शोला जन ड्रैगन में तब्दील हो गया। फायर स्पिरिट आइटम को देखकर सैफ अली की सांस रुक गई। चैप्टर 1948 खुसूसी एपिक टूल। अपनी हैरत से बाहर आते हुए सैफ अली ने आगे बढ़कर क्रिस्टल ग्लोब उठा लिया। अगरचे इसने अपनी पिछली जिंदगी के दौरान एक नीलामी में इस क्रिस्टल ग्लोब को देखा था, लेकिन इसे ये यकीन करना मुश्किल लगा कि इसके सामने मौजूद शय वही थी। उसे अपने शक की तस्दीक करनी थी। यकीनी तौर पर यह वाकई एक फायर स्पिरिट है। मिरेकल हैरत अंगेज है। उसने दरअसल उस पर हाथ साफ कर लिया। गहरे सुर्ख ग्लोब का मुआयना करते हुए सैफ अली अपनी खुशी पर काबू ना रख सका। मौजूदा खिलाड़ियों को फायर स्पिरिट से बिल्कुल नावाकिफ होना चाहिए। यहां तक कि अगर वो उसे तलाश करने में कामयाब हो भी गए तो उन्हें फायर स्पिरिट की असल कीमत का इल्म नहीं होगा। फायर स्पिरिट के एट्रीब्यूट पैनल की बुनियाद पर यह एक कमजोर एपिक टूल था जो सिर्फ एक सिपेल तो 2 सिपेल फायर स्पिरिट कास्ट कर सकता था। जब कास्ट किया जाता तो सिपेल इसी लेवल के ट्रदो फायर स्पिरिट को तलब करता। दूसरे अल्फाज में एपिक टूल हासिल करने से खिलाड़ियों को सिर्फ एक इजाफी सिमनंग शकल मिलती थी। अगरचे ट्रदो फायर स्पिरिट एक के खिलाड़ियों के लिए कुछ मददगार साबित हो सकता है, लेकिन ये ट्रदो और इससे ऊपर के खिलाड़ियों के लिए शायद ही किसी काम का था। मजीद बरा हर फायर स्पिरिट समन पर 5 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च होते थे। अगरचे तलब किए गए फायर स्पिरिट की कोई मुद्दत नहीं थी, लेकिन ट्रदो के खिलाड़ियों के लिए फी समन 5 मैजिक क्रिस्टल्स बहुत महंगे थे। मजीद बरा तलब किया गया ट्रदो फायर स्पिरिट समनरस से ज्यादा मजबूत भी नहीं था। मैट शील्ड को तलब करने के लिए 5 मैजिक क्रिस्टल्स जाय करने के बजाय किसी एमटी के साथ पार्टी करना सस्ता था। इसकी वजह से मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने एपिक टूल होने के बावजूद फायर स्पिरिट पर कोई तवज्जो नहीं दी। ताहम फायर स्पिरिट में डिवोर मिस्टेरिस फुलियम नामी एक पीसू सकल थी, जिसने फायर स्पिरिट को मिस्टेरिस फुलिमस को जज्ब करने की इजाजत दी, जिससे वो मजबूत होता गया। बदकिस्मती से किसी भी गिल्ड ने इस पीसू सकल को इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। मिस्टेरिस फुलिमस गार्ड्स डोमेन में बेहद कीमती थे, जो लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को उनकी पैदावारी कामयाबी की शरह बढ़ाने में मदद करते थे। तो एक मिस्टेरिस फुलियम को खोना शायद इतना तकलीफ देना हो, लेकिन सिर्फ एक बेवकूफ ही एपिक टूल को मजबूत करने के लिए ट्रदो और इससे ऊपर के मिस्टेरिस फुलिमस को कुर्बान करेगा। ट्रदो मिस्टेरिस फुलिमस आखिरकार आम एपिक अशिया की तरह ही कीमती थे। फायर स्पिरिट को अपग्रेड करने के लिए ट्रदो मिस्टेरिस फुलियम की कुर्बानी देना महज गैर मुनाफा बख्श था। कोई नहीं जानता था कि शोले को निगलने के बाद फायर स्पिरिट क्या करेगा, और इस इम्कान पर कि उसे मामूली बेसिक एट्रीब्यूट बोसट मिलेगा, कुर्बानी मुकम्मल तौर पर ज़ाय हो जाएगी। लिहाजा जिन ताकतों ने फायर स्पिरिट हासिल किया वो आम तौर पर उसे बेकार समझती थीं। इससे भी बदतर फायर स्पिरिट मौत पर गिर जाएगा।
अगर कोई फायर सिक्रेट को अपग्रेड करने के लिए मिस्टेरियस फुलियम खर्च करने के बाद इत्तेफाकना मर जाता तो वो पछतावे से दूसरी बार मर जाता। ताहम खिलाड़ियों ने अभी तक मिस्टेरियस फुलियम, खास तौर पर एक आला दर्जे के शोले को निगलने के बाद फायर सिक्रेट की खौफनाक शरानमू को दरियाफ्त नहीं किया था। फायर सिक्रेट को मिस्टेरियस फुलिमस खुलाने से न सिर्फ इसका बढ़ेगा बल्कि इसकी लाइफ रेटिंग भी बेहतर होगी। माजी में एक गिल्ड फायर सिक्रेट की वजह से नाकाबिल यकीन हद तक मशहूर हो गया था। वो गिल्ड थंडर फैमिली था, जो एक फर्स्ट रेट गिल्ड था। एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड ने थंडर फैमिली को एक कोने में धकेल दिया था और गिल्ड के मरकजी शहर के अलावा इसके तमाम इलाके छीन लिए गए थे। सबने सोचा था कि थंडर फैमिली खत्म हो चुकी है, लेकिन गिल्ड ने एक फायर सिक्रेट को तलब कर लिया था। उस वक्त गार्ड्स डोमेन में सबसे ऊंचे दर्जे का फायर सिक्रेट सिर्फ 3 था। ताहम थंडर फैमिली ने 4 फायर सिक्रेट को तलब किया था। मजीद बरा ये एक इरकाइक स्पेशीज रैंक का फायर सिक्रेट था। फायर सिक्रेट्स शायद इसी रैंक और लेवल के आम मोनस्टर्स की तरह पायदार ना हो, लेकिन आग के लाडले बच्चों के तौर पर उनके पास बहुत सी 4 कर्सेस थी। एक 4 इरकाइक स्पेशीज को गिराना पहले ही एक चैलेंज था। एक से ज्यादा 4 कर्सेस वाले का तो जिक्र ही छोड़ दें। कोई भी आसानी से तसव्वुर कर सकता था कि थंडर फैमिली के 4 फायर सिक्रेट का बड़े पैमाने पर जंग पर किया असर होगा। आखिरकार थंडर फैमिली ने अपने मरकजी शहर में आखिरी जंग जीत ली थी। इसके बाद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने फायर सिक्रेट्स के नाम से जाने जाने वाले एपिक टूल्स पर ज्यादा तवज्जो दी थी। अगरचे थंडर फैमिली गार्ड्स डोमेन में 10 साल के बाद भी एक फर्स्ट रेट गिल्ड रहा था, लेकिन किसी भी सुपर पावर ने इसे कम नहीं समझा था। गिल्ड ने बिलाखिर अपने फायर सिक्रेट को 5 तक परवान चढ़ाया था और उसकी लाइफ रेटिंग फॉलन एंजल तक बढ़ गई थी। ये एक ही के मुखालिफिन के दरमियान तकरीबन नाकाबिल तस्खीर बन गया था और यहाँ तक के 6 गार्ड रैंक के खिलाड़ी भी 5 फायर सिक्रेट के साथ 1-on-1 लड़ाइयों से भाग गए थे। इसकी बहुत सी 5 कर्सेस समेत फायर सिक्रेट एक खौफनाक हरीफ बन गया था। कोई कह सकता है कि फायर सिक्रेट हासिल करना एक काबिल 5 मददगार हासिल करने के मुतरादिफ था। ये नाकाबिल तसव्वुर हद तक कीमती था। ताहम फायर सिक्रेट की परवरिश करना आसान नहीं था। थंडर फैमिली ने अपने फायर सिक्रेट को 5 तक परवान चढ़ाने के लिए अमली तौर पर खुद को दिवालिया कर दिया था। यहाँ तक के सुपर पावर्स को भी 3 और 4 मिस्टेरियस फुलिमस पर हाथ साफ करने में मुश्किल पेश आती थी, और जब तक कोई उन्हें खुफिया तौर पर हासिल न कर ले, बेशुमार मसाइल खिलाड़ी को परेशान करते रहेंगे। इसके बावजूद फायर सिक्रेट इस कीमत के काबिल था। फायर सिक्रेट टूल का एक और हैरत अंगेज पहलू भी था। काफी मिस्टेरियस फुलिमस को निगलने के बाद टूल का रैंक बढ़ जाएगा। एक बार जब ये फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम बन गया तो उसे फुलियम रिफाइनमेंट नामी एक इजाफी शकल मिल जाएगी। ये शकल ज्यादा से ज्यादा 10 खिलाड़ियों को फायर सिक्रेट के शोले दे सकती थी। फितरी तौर पर इन शोलों की ताकत फायर सिक्रेट की ताकत पर मुनहसिर होगी। फायर सिक्रेट जितना मजबूत होगा, शोले इतने ही मजबूत होंगे। माजी में मुख्तलिफ सुपर पावर्स और फर्स्ट रेट गिल्ड्स अक्सर थंडर फैमिली से ये शोले किराए पर लेते थे, जिसके नतीजे में गिल्ड को बहुत ज्यादा दौलत कमाने का मौका मिला। अगरचे आबिदा गाल और शाइस्ता 2 और 3 मिस्टेरियस फुलिमस की तरफ ले जाने वाले कोई सुराग तलाश करने में नाकाम रही, लेकिन उन्होंने काफी एक मिस्टेरियस फुलिमस हासिल कर लिए थे। मैं उन्हें फायर सिक्रेट को खुलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। सैफ अली अपने हाथ में मौजूद गहरे सुर्ख ग्लोब को देखकर काफी मुतमईन था। तो एक मिस्टेरियस फुलिमस शायद फुलियम सिक्रेट को ज्यादा अपग्रेड न करे, लेकिन अगर उसने इनमें से काफी को निगल लिया तो ये एक मियारी तब्दीली से गुजरेगा। सैफ अली के लूटमार को मुनज़्ज़म करने के बाद वो इस गार में वापस आया जिसमें मानाटाइट की रख थी। इसके बाद इसने गार के बाहर एक इब्बिसिल बैरियर और एक टेलीपोर्टेशन पॉइंट कायम किया। मुस्तकबिल में जीरो विंग के अरकान इब्बिसिल मोनस्टर्स की फिक्र किए बगैर बराह रास्त वहां टेलीपोर्ट कर सकेंगे। अब से मानाटाइट की रख खुसूसी तौर पर जीरो विंग की थी। गिल्ड को दूसरी सुपर पावर्स के मुकाबले के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी और इसे कान की हिफाजत के लिए खिलाड़ियों को भेजने की जरूरत नहीं होगी। जजीरे के इब्बिसिल मोनस्टर्स एक कुदरती रुकावट के तौर पर काम करेंगे। जिसके बाद सैफ अली ने आबिदा गाल और दूसरों के साथ दोबारा ग्रुप बनाया और एक के बाद एक गश्ती दस्ते को शिकस्त देते हुए उन्हें डिमोनकुन के घोंसले में मजीद गहराई तक ले जाना जारी रखा। डिमोनकुन का घोंसला काफी बड़ा था और उसके अंदर के रास्ते नाकाबिल यकीन हद तक पेचीदा थे। निज जताया
घोंसले की तलाश सैफ अली के तसव्वुर से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। गिल्ड लीडर, मुझे घोंसले का बास मिल गया। फायर डांस ने जोशो खरूश से ऐलान किया। मोनाटाइट की रग की कानकनी के लिए उन्हें सबसे पहले डीमोनकुन को दोबारा पैदा होने से रोकने के लिए घोंसले के गार्डियन बास को शिकस्त देनी थी। डीमोनकुन सिर्फ इसी वक्त दोबारा पैदा होंगे जब गार्डियन बास पैदा होगा, लेकिन कचधात की रगों में मौजूद बासिस के दोबारा पैदा होने का वक्त बहुत तवील होता था। अगरचे गार्डियन बास हर बार दोबारा पैदा होने के साथ मजबूत होता जाएगा, लेकिन यह तशवीश का बाइस नहीं था क्योंकि इस वक्त तक खिलाड़ी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके होंगे। ठीक है, मैं टीम को तुम्हारे पास लेकर आता हूं। जब सैफ अली ने फायर डांस का अचानक ऐलान सुना तो वो खुश हुआ। उसने फौरन अपनी टीम को इसके मकाम की तरफ ले गया। ताहम जब सैफ अली इस गार में पहुंचा जहां फायर डांस खड़ी थी और उसने डीमोनकुन को देखा तो वो दंग रह गया। डीमोनकुन 6 मीटर लंबा था और गहरे सुरमई रंग की ज़िरा बख्तर से पूरी तरह लैस था। इसकी पीठ हर किस्म की लंबी तलवारों से सजी हुई थी। उस वक्त डीमोनकुन आंखें बंद किए गार के बीच में खड़ा था। एक ट्रमास्टर। चैप्टर 1949 ट्रमास्टर। तारीक गार के बीच में खामोश डीमोनकुन को संगीन तासुरात के साथ देखते हुए सबने घुटन महसूस की। डीमोनकुन किंग ओवा मीथक ट्रमास्टर। लेवल 68। HP 600-000/600-000। वो किस किस्म का मॉन्स्टर है? ये इतना शदीद दबाव कैसे दे रहा है? क्या ये वाकई एक T4 मॉन्स्टर है? मैं इसे देखकर ही अपने ऊपर मौत को मंडलाते हुए महसूस कर सकता हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे मार भी नहीं सकता, हालांकि वो सिर्फ वहां खड़ा है? ट्रमास्टर का क्या मतलब है? अगरचे इनमें से कोई नहीं जानता था कि ट्रमास्टर क्या होता है, लेकिन गार्ड्स डोमेन में तवील अरसे तक लड़ने के बाद उन्होंने अपनी जबिल्लतें तैयार कर ली थी। इन जबिल्लतों ने चीख कर एक इंतबा दिया, अगर उन्होंने इस गार में कदम रखा तो उन्हें जहन्नम का एक तरफा सफर मिलेगा। फितरी तौर पर सैफ अली अपनी टीम के रद्दे अमल से खास तौर पर हैरान नहीं था। आखिरकार उनकी जबिल्लतें दुरुस्त थीं। अगर वो लापरवाही से ओवा के गार में दाखिल हुए तो उनकी मौत यकीनी होगी। ट्रमास्टर का तसव्वुर मौजूदा खिलाड़ियों के लिए अब भी अजनबी था। ये एक ही टिर के लोगों के दरमियान एक बादशाह के मुतरादिफ था, लेकिन आम इरकायक स्पेशीज और ड्रैगन्स के बरक्स ट्रमास्टर की ताकत गैर मामूली इट्रीबिविट से पैदा नहीं होती थी, बल्कि ये मॉन्स्टर के गैर मामूली जंगी मेयारात से आती थी। ट्रमास्टर से निमटना आला इट्रीबिविट्स वाले इरकायक स्पेशीज से निमटने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। ट्रमास्टर के खिलाफ लड़ाई खिलाड़ियों के जंगी मेयारात का इम्तिहान थी। अगर खिलाड़ियों के जंगी मेयारात में कमी होती तो वो फौरन मर जाते। इसके मुकाबले में खिलाड़ियों के पास इरकायक स्पेशीज के खिलाफ लड़ने का मौका होगा, यहां तक कि अगर वो इट्रीबिविट्स के लिहाज से नुकसान में हो। मजीद बरा ट्रमास्टर्स पर छापा मारते वक्त खिलाड़ी अपने अददी फायदे को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दर हकीकत जरूरत से ज्यादा खिलाड़ियों के साथ ट्रमास्टर पर छापा मारने से छापे की मुश्किल में ही इजाफा होगा। ट्रमास्टर्स मोनस्टर्स की फौज को तलब करने के काबिल थे और वो छापे में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की तादाद की बुनियाद पर मजीद मोनस्टर्स को तलब करेंगे। तलब किए गए मोनस्टर्स के इट्रीबिविट्स शायद ज्यादा ना हो, लेकिन कमजोर तरीन जंगी मेयारात भी ट्रायल टावर की तीसरी मंजिल पर होंगे। यही वजह थी कि ट्रमास्टर्स इतने खौफनाक थे। आमतौर पर ट्रमास्टर्स सिर्फ लेवल 100 के बाद पैदा होते थे। सैफ अली ने कभी नहीं सोचा था कि कामा जजीरे की मोनाटाइट रग की हिफाजत करने वाला बास एक ट्रमास्टर होगा। गिल्ड लीडर, ये बास बहुत खतरनाक एहसास दे रहा है। हमारे साथ काफी खिलाड़ी हैं। क्या हमें सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कुछ खिलाड़ियों को अंदर भेजना चाहिए? आबदा गाल ने तजवीज दी। नामालूम बासिस, खास तौर पर फील्ड बासिस से निमटते वक्त टीमें आम तौर पर बास की सलाहियतों को जांचने और जरूरत से ज्यादा नुकसानात से बचने के लिए मुनासिब जवाबी इक़दामात तलाश करने के लिए एक छोटा ग्रुप भेजती थीं। आखिरकार मैदान में मरने का मतलब एक मुकम्मल लेवल खोना था। यहां तक कि जब दोबारा जिंदा किया जाता तब भी खिलाड़ी आधे लेवल का EXP खो देते थे। इसे भूल जाओ। टीम के हर रुकन के डेटा की फहरिस्त मुरत्तब करो। मैं 100 आदमियों की एक छापामार टीम दोबारा बनाने जा रहा हूं। सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। ट्रमास्टर की जांच पड़ताल करने का कोई फायदा नहीं था। ऐसे बासिस सीधे सादे थे।
दूसरे बासिस के बरक्स, जो बहुत सी अजीब व गरीब स्किल्स और स्पिलिस इस्तेमाल करते थे, एक ट्रिमास्टर सिर्फ आम हमले और कभी कभार टीम का सफाया करने वाली चाल इस्तेमाल करेगा। अगर खिलाड़ी बास के जंगी मेयारात का मुकाबला कर सकें तो वो इसे शिकस्त दे सकते थे। अगर वो मुकाबला नहीं कर सकते थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने कौन सी हिकमत अमली इस्तेमाल की, वो सब मर जाएंगे। मजीद बरा, मौजूद 502 खिलाड़ी गिल्ड के तमाम सच्चे माहिरीन थे। चाहे वो आधा लेवल खो दें या पूरा लेवल, ये जीरो विंग के लिए एक अहम धचका होगा। उनके लिए बेहतर होगा कि वो अपनी पहली कोशिश में ही पूरी ताकत लगा दें। जिसके बाद आबदा गाल ने 500 आदमियों की टीम की तफसीलात इकट्ठी की और मालूमात सैफ अली को भेज दें। उसने खिलाड़ियों के बेसिक एट्रीब्यूट्स, हथियारों, आलात और ट्रायल टावर में मौजूदा पेशरफ्त का डेटा इकट्ठा किया था। तकरीबन आधे घंटे की मंसूबाबंदी के बाद सैफ अली ने बिलाखिर उन 100 अरकान का फैसला किया जो छापे में हिस्सा लेंगे। इसके मुंतखब करदा खिलाड़ियों में से सबसे कमजोर पहले ही ट्रायल टावर की छठी मंजिल के आखिरी मरहले तक पहुंच चुका था। उन्हें 1-on-1 में ट्रिमास्टर के तलब करदा हुजूम का सामना करने में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है कोला, छापा शुरू करो। जब सबको उनके काम मिल गए तो सैफ अली ने हुक्म दिया। कोला ने संजीदगी से सर हिलाया। अगरचे वो घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को गार में दाखिल होने पर आमादा किया। जिस लम्हे कोला ने गार में कदम रखा, एक तेज रोशनी ने इस जगह को रोशन कर दिया। गार के बजाय ये जगह एक कदीम मंदिर की तरह लग रही थी। गार की दीवारों पर धुंधले दीवार गिर नक्शो निगार थे और पत्थर के सुतून वक्फों पर खड़े थे जो गार की वसी छत को सहारा दे रहे थे। अगरचे शदीद नुकसान पहुंचा था, लेकिन पथरीली जमीन पर मैजिक एरीज नजर आ रहे थे। एक बार जब कोला एक खास हद के अंदर आ गया तो डीमोन कुन किंग ने अपनी आंखें खोल दे। जिस लम्हे ओवा की गहरी सुर्ख आंखें जाहिर हुईं, कोला को ऐसा लगा जैसे वो किसी बर्फीली जहन्नम में गिर गया हो, क्योंकि इसकी हड्डियों में सर्दी उतर गई। दूसरे मोनस्टर्स के बरक्स, जिनकी चमक में मौत और तशद्दुद शामिल था, ओवा की चमक पुरसुकून और बेनियाज थी। इससे पहले कि कोला इस बर्फीली सनसनी पर काबू पाता, ओवा ने हरकत की। उनके सामने आने वाले दूसरे मोनस्टर्स के बरक्स, ओवा बिजली की तरह तेज नहीं था। वो सब अपनी आंखों से इसकी हर हरकत की पैरवी कर सकते थे, लेकिन बास और कोला के दरमियान कई सौ गज के फासले के बावजूद ओवा के हर कदम ने तेजी से फासिला तय कर लिया। बकवास, ये मॉन्स्टर एक माहिर है। ओवा को करीब आते देखकर कोला को नाकाबिल यकीन हद तक बुरा एहसास हुआ। जल्दी से उसने अपना दिफा करने के लिए टाइटन गार्ड को उठाया। डंग, एक किरकिरा धाती झनकार सबके कानों तक पहुंची जब कोला के टाइटन गार्ड से शानदार चिंगारियां उड़ी। कोला खुद को संभालने से पहले कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। ताहम इससे पहले कि वो सांस ले पाता, एक और तलवार उस पर नाजिल हुई। इस बार कोला ने फितरी तौर पर हमले को रोकने के लिए अपनी शील उठाई। जब उन्होंने कोला को ओवा की तरफ से हमलों का सिलसिला वसूल करते देखा तो सबकी सांसें रुक गईं। अगरचे कोला ने हर हमले से सिर्फ 13,000 HP खोई, लेकिन ट्रिमास्टर उसे पीछे धकेलता रहा। माहिर एमटी और गार्डियन बास के दरमियान जंग में कोला मुकम्मल तौर पर नुकसान में था। इसके पास जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं था, वो सिर्फ अपना दिफा कर सकता था। अगर उसने अपनी तवज्जो जरा सी भी हटाई तो ओवा का ब्लेड मुमकिना तौर पर अपना निशाना ढूंढ लेगा। जब बाकी 100 आदमियों की टीम ओवा के 100 गज के अंदर आई तो डीमोन कुन किंग गुस्से से धाड़ा। फिर मुताद्दिद डीमोन कुन जमीन से उठने लगे, जिनका लेवल 66 और 66 के दरमियान था। जब तक उन्होंने उभरना बंद किया, कल 200 डीमोन कुन खिलाड़ियों के सामने खड़े थे। इनमें सबसे कमजोर एक चीफ्टीन था, जबकि सबसे मजबूत एक लॉर्ड था। पहले तो जीरो विंग के अरकान ने उनके कम रैंक की वजह से उन मोनस्टर्स पर बहुत कम तवज्जो दी, लेकिन उनसे टकराने के बाद ये माहिर खिलाड़ी दंग रह गए। इन डीमोन कुन के पास नाकाबिल यकीन हद तक आला जंगी मेयारात थे। सबसे कमजोर डीमोन कुन आसानी से ट्रायल टावर की तीसरी मंजिल तक पहुंच सकता था, जबकि चंद लॉर्ड रैंक वाले डीमोन कुन 5वीं मंजिल तक पहुंच सकते थे, जो इस वक्त गार्ड्स डोमेन में अवामी तौर पर तस्लीम शुदा माहिर मेयार था। यकीनन डीमोन कुन के एट्रीब्यूट्स पहले ही खिलाड़ियों से ज्यादा थे। माहिर जंगी मेयारात के साथ मिलकर लॉर्ड रैंक वाले डीमोनकंस ने फौरी तौर पर कई दो खिलाड़ियों को मार डाला। खुशकिस्मती से वानिया वक्त पर उनमें से कुछ को बचाने में कामयाब रही, जिससे हलाकतों की तादाद कम हो गई। खुदा का शुक्र है।
ऐसा लगता है कि ये डीमोन कुन किंग सिर्फ आखिरी मरहले 5वीं मंजिल के मैयार पर है। इसे शिकस्त देना कोई मसला नहीं होना चाहिए। कुछ देर तक कोला को ओवा से लड़ते हुए देखने के बाद सैफ अली को गार्डियन बास के जंगी मैयार का अंदाजा हो गया था और उसने सुकून का सांस लिया। तमाम मास्टर्स बराबर नहीं थे। इनमें सबसे कमजोर ट्रायल टावर की 6ठी मंजिल तक पहुंचने के करीब थे। दूसरे अल्फाज में 5वीं मंजिल का आखिरी मरहला। एक बड़े गिल्ड में इस तरह के जंगी मैयार वाले खिलाड़ी को निस्बतन मजबूत माहिर समझा जाएगा। जहां तक मजबूत मास्टर्स का ताल्लुक है, कुछ तो वाइड लिम तक भी पहुंच चुके थे। खुशकिस्मती से ओवा सबसे कमजोर मास्टर्स में से एक था। अगर ये थोड़ा सा भी मजबूत होता तो कोला फौरन मर जाता, यहां तक कि अगर वो इस छापे के लिए एट्रीब्यूट की जरूरियात को पूरा भी करता। ओवा के कोला को दबाने के काबिल होने की वाहिद वजह उसके मीथक रैंक वाले एट्रीब्यूट्स थे। अगरचे कोला की जिंदगी एक चट्टान के किनारे लटक रही थी, लेकिन ओवा एमटी को मजीद आगे नहीं धकेल सकता था। मजीद बरा, कोला उनके दरमियान खलीज को पाटने के लिए अपनी बरसरक शकल को चालू कर सकता था। सैफ अली के हुक्म पर कोला ने अपनी बरसरक शकल को चालू किया, जिससे छापे की मुश्किल फौरी तौर पर कम हो गई। दरी असना, टर्टल डोव और यवोमियान के ज्यादातर हुजूम को टैंक करने के साथ बाकी टीम डीमोन कुन किंग पर हमला करने के लिए आजाद थी, जिसने इसकी एचपी को तबाह कर दिया। 90, 70, 50। जब ओवा की सिर्फ 1% एचपी बाकी रह गई तो सैफ अली ने डिवाइन प्रोविडेंस को चालू किया और शेडो ब्लेड और लाइटनिंग स्लैश के साथ डीमोन कुन किंग का खात्मा कर दिया। जैसे ही गार्डियन बास गिरा, एक सिस्टम नोटिफिकेशन सबके कानों तक पहुंचा। चैप्टर 1950 डीमोन कुन किंग की लूट। सिस्टम, मुबारक हो, अपने डीमोन कुन किंग ओवा को मार दिया है। डीमोन कुन किंग की मौत की वजह से इलाके के तमाम डीमोन कुन दोबारा पैदा नहीं होंगे। सिस्टम, मुबारक हो, आपने डीमोन कुन किंग ओवा पर फर्स्ट कल हासिल कर लिया है। इनामात दुगने हो गए। गिल्ड पॉपुलैरिटी 500 और ह्यूमैनिटी रिपोर्टेशन 20। जब उन्होंने सिस्टम के ऐलानात सुने तो जीरो विंग के अरकान खुशी से झूम उठे। अब जबकि उन्होंने डीमोन कुन किंग को मार दिया था, मानाटाइट की रग बिलाखिर जीरो विंग के कंट्रोल में आ गई थी। उनका गिल्ड अब आजादाना तौर पर रग की कान कनी कर सकता था। इस वक्त सिर्फ चंद सुपर पावर्स के पास कचधात की रगों का कब्जा था जो मैजिक क्रिस्टल्स पैदा करती थीं। सिस्टम की इत्तलात खत्म होने के बाद डीमोन कुन किंग की लाश रोशनी के उनगिनत जर्रात में फट गई। अशिया हुआ में जाहिर होने लगी और एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगे। ये गिराई गई अशिया रंग बरंगी रोशनियों से चमक रही थी, जो देखने वाले खिलाड़ियों को खीरा कर रही थी। जब तक उन्होंने जाहिर होना बंद किया, जमीन पर एक छोटा सा पहाड़ बन चुका था, जैसा कि फर्स्ट कल इनाम से मुतवक्के था। लूटमार खौफनाक है। सैफ अली लूटमार के छोटे पहाड़ को देखकर थोड़ा हैरान था। अगरचे डीमोन कुन किंग ने वाइट सरपिनेट जितनी लूट नहीं गिराई थी, लेकिन ये फिर भी इसी लेवल के आम मीथक मोनस्टर्स से आगे निकल गया। सैफ अली के हिलर्स को मर्दों को दोबारा जिंदा करने का काम सौंपने के बाद उसने लूटमार को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। जब उसकी टीम उम्मीद से देख रही थी, सैफ अली ने अशिया का मुआयना करने में 20 मिनट से ज्यादा वक्त सिर्फ किया। डीमोन कुन किंग ने कल 176 अशिया गिराई थीं। अगरचे आधे से ज्यादा मवाद पर मुश्तमिल था, लेकिन फिर भी 33 हथियार और आलात थे जो एक काबिल जिक्र मिकदार थी। इनमें से 17 लेवल 60 सीक्रेट सिल्वर हथियार और आलात थे। लेवल 60 सीक्रेट सिल्वर आलात लेवल 55 फाइन गोल्ड आलात से बेहतर थे गेम के इस मरहले पर, यहां तक कि लेवल 50 सीक्रेट सिल्वर आलात भी मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स में इंतहाई नायाब थे। लेवल 55 फाइन गोल्ड आलात का तो जिक्र ही छोड़ दें। बगैर किसी हिचकिचाहट के सैफ अली ने 17 लेवल 60 सीक्रेट सिल्वर आलात के टुकड़ों के लिए एक दाखिली नीलामी मुनक़िद की। अगरचे लेवल 60 सीक्रेट सिल्वर आलात टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए बहुत आला लेवल के थे, लेकिन गिल्ड वेयर हाउस में लेवल रिडक्शन जेम स्टोन्स मौजूद थे। उन्हें जेम स्टोन्स को लेस करने के बाद लेवल 60 के हथियारों और आलात को लेस करने के काबिल होना चाहिए। टीम में शामिल हर शख्स ने हथियारों और आलात के लिए जोशो खरूश से बोली लगाई। जहां तक 8 लेवल 60 फाइन गोल्ड और 6 लेवल 60 डार्क गोल्ड हथियारों और आलात के टुकड़ों का ताल्लुक है जो डीमोन कुन किंग ने गिराए थे, इसका उन्हें दाखिली नीलामी के जरिए तकसीम करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने उन्हें गिल्ड वेयर हाउस में महफूज कर लिया और उन्हें गिल्ड के बुनियादी अरकान के लिए खरीदारी के लिए दस्तयाब कर दिया।
ना सिर्फ इन अशिया की कीमत बड़ी तादाद में GCPs थी, बल्कि खिलाड़ियों को गिल्ड में काफी हिस्सा डालने की भी जरूरत थी। आखिरकार इस लेवल और रैंक के हथियार और आलात सुपर पावर्स को भी ललचा सकते थे। वो दूसरे गिल्ड्स को चंद GCPs खर्च करके इन अशिया पर दावा करने की इजाजत नहीं देगा। डीमोनकुन किंग ने एपिक आलात के 2 टुकड़े भी गिराए थे, क्लॉथ आर्मर बूट्स का एक जोड़ा और एक लेदर आर्मर बेल्ट। दोनों टुकड़ों ने बेहतरीन एट्रीब्यूट्स पेश किए। बूट्स ने मीजेकल क्लास के खिलाड़ियों को अपने स्पेल कास्टिंग के वक्त को आधा करने का मौका दिया, जबकि बेल्ट ने फिजिक में 5% इजाफा किया और खिलाड़ियों को लेप शकल दी, जिसने खिलाड़ियों को ज्यादा लचक फराहम की। कुछ गौर व खौज के बाद सैफ अली ने बूट्स आबिदा गाल को और बेल्ट फायर डांस को देने का फैसला किया। दोनों ख्वातीन के जंगी मेयारात जीरो विंग में सरे फहरिस्त थे और वो उन 2 एपिक आलात के टुकड़ों की ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकती थी। इस मकाम पर जीरो विंग में किसी भी चीज से ज्यादा चोटी के माहिरीन की कमी थी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मुकाबले में गिल्ड के चोटी के माहिरीन की तादाद काबिल रहम थी। मजीद बरा, जैसे जैसे मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने मजीद चोटी के आलात इकट्ठे किए, जीरो विंग का एट्रीब्यूट फायदा कम हो जाएगा। लिहाजा मुख्तलिफ सुपर पावर्स की तरह गिल्ड के चोटी के आलात को अपने बहुत से माहिरीन में तकसीम करने के बजाय जीरो विंग को ज्यादा असर के लिए अपने वसाई को मरकूज करने की जरूरत थी। आबिदा गाल और फायर डांस के अपने नए एपिक आलात से लैस होने के बाद उनके बेसिक एट्रीब्यूट्स बढ़ गए। दोनों में से फायर डांस की मौजूदा आलात की लाइन अप महज शानदार थी। फायर डांस ने इस वक्त एपिक आलात के 6 टुकड़े पहने हुए थे, नीज फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी हथियार, 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस। यहां तक कि किसी सुपर गिल्ड का गिल्ड लीडर भी अब उसके आलात का मुकाबला नहीं कर सकता था। यहां तक कि अगर इसका सामना किसी सुपर पावर के आला माहिरीन से हो भी जाए तो उसके जीतने के इम्कानात बहुत ज्यादा होंगे। ताहम डीमोनकुन किंग की बाकी अशिया ने सैफ अली को बास के गिराए गए मवाद, हथियारों और आलात से कहीं ज्यादा खुश किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने डीमोनकुन के कितने गश्ती दस्तों को मारा था, वो मैजिक ब्रेकिंग क्रॉसबो डिजाइन के आखिरी टुकड़े पर हाथ साफ नहीं कर सका था। खुशकिस्मती से ये बिलाखिर गार्डियन बास से गिर गया था, जिससे डिजाइन मुकम्मल हो गया। तो ये मैजिक ब्रेकिंग क्रॉसबो है। यकीनी तौर पर उसकी पैदावार का तरीका आसान नहीं है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि क्यों सिर्फ सुपर पावर्स ही इस हथियार को बड़े पैमाने पर तैयार करने में कामयाब हुई थी। सैफ अली अपने हाथों में मुकम्मल डिजाइन को देखकर अपने जोश पर काबू न रख सका। मैजिक ब्रेकिंग क्रॉसबो माजी में आम खिलाड़ियों के लिए माहिरीन का मुकाबला करने का बेहतरीन टूल रहा था। यहां तक कि आम प्रिसिफर के खिलाड़ी भी इस हथियार की ताकत से 3 और 4 के माहिरीन को शिकस्त दे सकते थे। इसकी वजह से मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने इसके साथ एक कीमती खजाने जैसा सलूक किया था। बदकिस्मती से मैजिक ब्रेकिंग क्रॉसबो डिजाइन नाकाबिल यकीन हद तक नायाब था और निजता ज्यादातर गिल्ड्स जिन्होंने डिजाइन हासिल नहीं किया था, उन्होंने टूल का सिर्फ एक छोटा सा जखीरा जमा किया था। यहां तक कि शेडो ने भी उन्हें जमा करने में तवील वक्त सिर्फ करने के बाद सिर्फ 500 के करीब क्रॉसबोज इकट्ठे किए थे। इसके बावजूद 100 आदमियों की एक माहिर टीम जो मैजिक ब्रेकिंग क्रॉसबोज से पूरी तरह लैस थी, 1 से 4 खिलाड़ी को मार सकती थी। 500 क्रॉसबोज का तो जिक्र ही छोड़ दे। मैजिक ब्रेकिंग क्रॉसबो का वाहिद नुकसान ये था कि ये एक काबिल इस्तेमाल शे थी। इसकी पायदारी खत्म होने के बाद ये गायब हो जाएगा। लिहाजा गिल्ड्स इस हथियार को इस्तेमाल करने से गुरेज करते थे जब तक कि उनके पास कोई और चारा ना हो। लेकिन अब जबकि सैफ अली के पास मुकम्मल डिजाइन था, यह खामी कोई मसला नहीं होगी। अगरचे मैजिक ब्रेकिंग क्रॉसबो तैयार करने के लिए बहुत नायाब मवाद, एक मास्टर इंजीनियर, एक मास्टर फॉर्जर और एक मास्टर अल्केमिस्ट की जरूरत थी, लेकिन ये जरूरियात जीरो विंग के लिए कोई मसला नहीं थी। सैफ अली के मैजिक ब्रेकिंग क्रॉसबो डिजाइन को महफूज करने के बाद उसने अपनी तवज्जो एक छोटे मैजिक क्रिस्टल बॉक्स की तरफ मबजूल की। डीमोनकुन किंग की गिराई गई अशिया में से इस छोटे से बॉक्स की कीमत मैजिक ब्रेकिंग क्रॉसबो डिजाइन के बाद दूसरे नंबर पर थी। ये आइटम एक बिल्ड लाइन बॉक्स था जो खोले जाने पर तसादफी तौर पर एक बिल्ड लाइन पैदा करने की सलाहियत रखता था। ये बॉक्स जो बिल्ड लाइन पैदा करेगा वो बेसिक और एडवांस्ड रैंक के दरमियान होगी। ये बॉक्स किसी आम फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम से कम कीमती नहीं था। उम्मीद है ये मुझे कुछ अच्छा देगा। एक बार जब डिवाइन प्रोविडेंस का कूल डाउन खत्म हो गया,
सैफ अली ने गहरी सांस ली और खुदाई शकल को चालू कर दिया। फिर इसने बिल्ड लाइन बॉक्स को चालू कर दिया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।